विनाशकारी जादूगर सी 431। अध्याय 431। 431। अध्याय 431। शियान शियान के लिए समाधि पत्थर लगाने हेतु उपयुक्त स्थान ढूंढें। स्तर और विशेषताओं के बीच का अंतर बहुत अधिक था, खासकर स्तर 60 के बाद। सहायक बोनस से भी इसकी भरपाई करना मुश्किल था। अगाध ब्लेड दानव ने क्रूर मुस्कान के साथ टीम पर हमला कर दिया। जो योद्धा दूर जा गिरा था वह तुरंत वापस दौड़ पड़ा। उसका पूरा शरीर चमक रहा था, जिससे उसकी एक सर्वोत्कृष्ट रक्षात्मक क्षमता सक्रिय हो गई थी। इस अवस्था में वह एबिस ब्लेड डेमन का मुकाबला मुश्किल से ही कर सकती थी, लेकिन वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। अगाध ब्लेड दानव की भुजाएं तेजी से हिलने लगीं, जिससे जोरदार टक्कर की आवाजें निकलने लगीं, साथ ही उसकी उत्तेजित दहाड़ें सुनाई देने लगीं। मर जा, मर जा। अचानक मु शियान शियान तेजी से पीछे हटी और खुद को रसातल ब्लेड दानव के ब्लेड प्रकाश में झोंक दिया। एक चीख के साथ उसने अपना विशाल हथौड़ा घुमाया। अगाध ब्लेड दानव अचानक रुक गया। वह अपनी युद्ध प्रवृत्ति और गारंटीड हिट प्रतिभाओं के साथ साथ स्टन कौशल पर भरोसा करती है। यहां तक कि लेवल 65 का एबिस ब्लेड डेमन भी इसका सामना नहीं कर सका और उसी हमले के आगे हार मान गया। मु शियान शियान चिल्लाए, पूरी ताकत से हमला करो। मु शियान शियान के बोलने से पहले ही टीम ने निर्बाध रूप से सहयोग किया और एबिस ब्लेड डेमन पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। हवा में तैरते हुए रसातल तलवार दानव ने हल्की सी चीख निकाली और अचानक अपनी तलवार घुमा दी। पलक झपकते ही दर्जनों तलवारों की ऊर्जाएं चारों ओर फैल गईं। ध्यान से, म्यू जियानेक्सियन जोर से चिल्लाया। जादूगर ने एक ढाल तैनात की और नाइट ने समूह रक्षा को सक्रिय कर दिया। उनके कानों में एक गर्जना सुनाई दी, क्योंकि एबिस ब्लेड डेमन ने केवल 2 सेकंड में स्तब्ध अवस्था से मुक्ति पा ली। मु शियान शियान की स्किल का कूलडाउन 5 सेकंड था और इसे दोबारा इस्तेमाल करने से पहले 3 सेकंड बचे थे। उसे शायद इस बात का एहसास नहीं था कि एबिस ब्लेड डेमन इतनी जल्दी मुक्त हो जाएगा। स्तर के अंतर के कारण यही फर्क पैदा हुआ था, जिसे पार करना मुश्किल था। अगर मु शियान शियान भी अब 65वें लेवल पर होती तो ऐसा नहीं होता। वह कम से कम इसे 4 सेकंड के लिए तो अचेत कर सकती थी। अगाध ब्लेड दानव ने मु शियान शियान को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह पहले से ही क्रोधित था। ब्लेड लाइट विस्फोट हुआ, जिसने लगभग पूरी तरह से मु जियानेक्सियन को अपनी चपेट में ले लिया। जोरदार टक्कर की आवाजें गूंज उठी और मु जियान जियान पीछे की ओर उड़कर जा गिरी। वह पहले से ही घायल थी। जियान जियान, शियान शियान को जल्दी ठीक करो। जिया लेन येयू ने जल्दबाजी में पुकार लगाई और वैद्य ने पहले ही उपचार शुरू कर दिया था। लिन मोयू को सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। मु शियान शियान पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी। एक दिग्गज करियर धारक होने के नाते, हालांकि वह लड़ाकू वर्ग की नहीं थी, फिर भी उसके गुण बुरे नहीं थे। अपनी प्रतिभा के बल पर मु शियान शियान एक ऐसी खिलाड़ी थी जो एक ही चाल से बाजी पलट सकती थी। समान स्तर के लोगों में मु शियान शियान साधारण मुख्य युद्धक वर्गों से कमजोर नहीं थी। दुर्भाग्यवश उसका सामना रसातल ब्लेड दानव से हुआ, जो दानवों की एक शक्तिशाली जाति से संबंधित था। इसके गुण अत्यंत शक्तिशाली थे, केवल दिग्गज करियर धारकों से ही अधिक शक्तिशाली थे, कमजोर नहीं। इसके अलावा स्तर का अंतर भी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मु शियान शियान उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। अगाध ब्लेड दानव को अभी अभी एक करारी हार का सामना करना पड़ा था और अब वह क्रोधित था। उसकी युद्ध शक्ति पहले से भी अधिक प्रबल थी। मु शियान शियान की जगह लेने वाला योद्धा कुछ ही सेकंड से अधिक समय तक टिक नहीं सका। हवा में रसातल तलवार दानव की भयानक तलवार ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर आई, जिससे टीम को केवल बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके पास पलटवार करने की कोई शक्ति नहीं बची। टीम की सबसे ताकतवर योद्धा जिया लेन येयू बॉस के चंगुल में फंस गई और उससे मुक्त नहीं हो सकी। इस स्थिति में हार और मृत्यु मात्र समय की बात थी। मु शियान शियान ने पुकारा, बहन येयू, मैं उन्हें और बॉस को यहां से घसीट कर ले जाऊंगी। तुम सब जल्दी भागो। ठीक होने के बाद मु शियान शियान स्वस्थ हो गई थी। उसने चिल्लाकर एक समूह संग्रह कौशल का प्रयोग किया। पटाखों के फटने से बॉस का ध्यान तुरंत जिया लेन येयू से हट गया। लेवल 60 के बाद उसकी समूह संग्रह कौशल की सीमा में काफी वृद्धि हुई, यहां तक कि उसने एबिस स्वॉर्ड डेमन को भी हवा में घेर लिया। दोनों राक्षसों का ध्यान जबरदस्ती मु शियान शियान की ओर आकर्षित हो गया, जिससे उनके मन में उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो गई।
इस कौशल का आक्रामक प्रभाव भयावह था। जिया लेन येयू जोर से चिल्लाई, नहीं। लेकिन इस समय मू शियान ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी और तेजी से भाग गई। भागते हुए उसने पुकारा, बहन येयू, बहनों को लेकर जाओ, मेरी चिंता मत करो। जिया लेन येयू सहज रूप से उसके पीछे भागना चाहती थी, लेकिन मू शियान के शब्दों को सुनकर उसके जो कदम अभी शुरू ही हुए थे, वे फिर से रुक गए। उसे टीम के अन्य सदस्यों के बारे में भी सोचना था। अगर वह उनका पीछा करती, तो सबसे संभावित परिणाम यही होता कि सभी एक साथ मर जाते और राक्षसों का भोजन बन जाते। ऐसा करने का कोई अर्थ नहीं था। अंत में, जिया लेन येयू ने आंखों में आंसू लिए, दांत पीसते हुए कहा, जाओ। वह मुड़ी और सबको विपरीत दिशा में ले गई। टीम में सभी की आंखों में आंसू थे। वे जानते थे कि मू शियान के इस बार जीवित न बचने की 90% संभावना थी। लिन मोयू ने पूरी प्रक्रिया को काफी ऊंचाई से देखा। तर्कसंगत दृष्टिकोण से देखा जाए तो मू शियान ने सही काम किया और जिया लेन येयू भी गलत नहीं थी। लेकिन व्यक्तिगत चरित्र के दृष्टिकोण से लिन मोयू को जिया लेन येयू का व्यवहार पसंद नहीं था। मू शियान अपनी पूरी ताकत से जितनी तेजी से दौड़ सकती थी, दौड़ी। उसके पीछे खड़ा बॉस उससे धीमा नहीं था, और एबिस ब्लेड डेमन की गति तो उससे भी अधिक थी। जैसे ही वह उसे पकड़ने ही वाला था, मू शियान अचानक पीछे मुड़ी और उसने एबिस ब्लेड डेमन पर अपनी स्टन स्किल का इस्तेमाल किया। अगाध ब्लेड दानव तुरंत अचेत अवस्था में चला गया, और मू शियान ने इस अवसर का लाभ उठाकर भागना जारी रखा। हवा में रसातल तलवार दानव ने तलवार ऊर्जा की लहरें छोड़ी, जिनसे मू शियान ने पूरी तरह से बचाव किया। उसकी युद्ध वृत्ति प्रतिभा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिससे उसे अलौकिक अंतर्ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसकी बदौलत वह बार बार रसातल तलवार दानव के हमलों से बचने में सक्षम रही। मू शियान ने भी ऐसा ही किया, जिससे एबिस ब्लेड डेमन कई बार अचंभित हो गया। अगाध ब्लेड दानव क्रोध से चीख उठा, उसका पूरा शरीर घोर काले प्रकाश से जगमगा रहा था, और उसकी भुजाओं पर अगाध अग्नि जल रही थी। आग की लपटें मू शियान के शरीर को छूकर निकल गईं, और हर बार उसे काफी नुकसान पहुंचा रही थी। ऊपर से आ रही तलवार की ऊर्जा ने एक जाल भी बना दिया, जिससे उसके लिए बचना और भी मुश्किल हो गया। मू शियान ने एक औषधि निकाली और उसे पी लिया। अब वह बस यही सोच रही थी कि थोड़ी देर और टिके रहना है, जितना हो सके उतनी दूर तक दौड़ना है। जिया लेन येयू और अन्य लोगों के लिए और समय खरीदने के लिए। उसके दौड़ने से मुख्य क्षेत्र के कई राक्षस भी आकर्षित हुए। इससे उसका भागना और भी मुश्किल हो गया। महज कुछ ही मिनटों में वह थक गई और दौड़ने में असमर्थ हो गई। अंततः एक भयानक तलवार की ऊर्जा सीधे उसकी ओर आई। अगाध ब्लेड दानव का ब्लेड भी उसके पीछे गिर गया था। अपनी प्रबल युद्ध प्रवृत्ति की प्रतिभा के बावजूद इस स्थिति में वह बच नहीं सकी। मू शियान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इस बार शायद मैं सचमुच मर जाऊं। किसी कारणवश इस नाजुक क्षण में लिन मोयू की छवि अचानक उसके मन में प्रकट हो गई। उसने इस बारे में नहीं सोचा कि जिया लेन येयू कहां भाग गई थी, या क्या वह उन्हें काफी दूर ले जाने में कामयाब रही थी। इस समय उसके अवचेतन मन में लिन मोयू का ख्याल आया। मू शियान ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिख रहा था। कुछ सेकंड बाद अपेक्षित दर्द नहीं हुआ। मू शियान ने आंखें खोली तो उसे एक चकाचौंध भरी सफेद रोशनी दिखाई दी। हड्डी का कवच। मू शियान की आंखें खुशी से चमक उठी। अस्थि कवच के प्रकट होने का अर्थ था कि लिन मोयू आ चुका है। उसने ऊपर देखा, चारों ओर खोजबीन की, और तुरंत ही लिन मोयू को हवा में खड़ा देखा। लिन मोयू आ चुकी थी, इसलिए उसे मरना नहीं पड़ा। मू शियान को न तो अपने सामने आए रसातल ब्लेड दानव की परवाह थी, न ही आकाश से गिरती भयानक तलवार ऊर्जा की, और न ही पास आ रहे बॉस की। उसने मुस्कुराते हुए लिन मोयू को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। अस्थि कवच चमक रहा था। प्रतिभा बोनस के बाद अस्थि कवच ने 300,000 संविधान के बराबर रक्षा प्रदान की। यहां तक कि अगर 60 जोड़ स्तर के एबिस ब्लेड डेमन और स्वॉर्ड डेमन पूरी ताकत से हमला भी करें, तो भी वे थोड़े समय में भेद नहीं पाएंगे। अगाध ब्लेड दानव अचानक प्रकट हुए अस्थि कवच को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने लिन मोयू को देखा। एक छोटा सा लेवल 50 का बंदा, और उसके पास उड़ने का कौशल भी है। वाह, घर पर मांस पहुंचाया गया। मर्द और औरतें मिलकर खाने में और भी मजा आता है।
अगाध तलवार दानव ने भी लिन मोयू को देखा, लेकिन उसका ध्यान अभी भी मू शियान की ओर आकर्षित था, और उसने लिन मोयू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये कहना जरूरी है कि संग्रह कौशल की आक्रामक क्षमता केवल नाइट के कुछ ही कौशलों के बराबर थी। अगले ही पल मू शियान को लिन मोयू की टीम का निमंत्रण प्राप्त हुआ। उसने तुरंत अपनी मूल टीम छोड़ दी और लिन मोयू की टीम में शामिल होने का विकल्प चुना। फिर लाल बत्ती चमकी और एक अभिशाप बरस पड़ा। कौशल, बुढ़ापे का अभिशाप। जैसे ही श्राप का असर शुरू हुआ, अचानक एबिस ब्लेड डेमन, एबिस स्वॉर्ड डेमन, बॉस और कई अन्य राक्षस, जिन पर आकृतियां बनी हुई थीं, सभी अपनी जगह पर जम गए और हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। अगाध तलवार दानव तो हवा से सीधे नीचे गिर पड़ा। कौशल, अस्थि कारागार। ऐसा लगा मानो समय थम गया हो और सभी लोग बंधे हुए थे। फिर मृतकों की सेना ने धावा बोल दिया। जिया लेन येयू और अन्य लोग पहले ही बहुत दूर भाग चुके थे। वे एक ही बार में 100 किलोमीटर से अधिक दौड़ चुके थे। मू शियान की टीम छोड़कर जाते ही अचानक उनके चेहरों पर उदासी छा गई। उन्हें पता था कि मू शियान की मृत्यु हो गई है। वे एक एक करके बारिश की तरह रोने लगे। जिया लेन येयू रोते हुए चिल्लाए, रोना बंद करो, चलो दौड़ते रहें। शियान के लिए एक समाधि पत्थर लगाने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढो। फिर हम वापस जाएंगे, शियान को पुनर्जीवित करेंगे और भविष्य में उसे उसकी अपनी समाधि देखने के लिए वापस लाएंगे। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 432। अध्याय 432। अध्याय 432। उसे शूरवीर नहीं, कब्र की रखवाली करने वाली होनी चाहिए। कंकाल कारागार में फंसे हुए एबिस ब्लेड डेमन और एबिस स्वॉर्ड डेमन असहाय होकर देखते रहे जब कंकाल बरसेरकर्स की कुल्हाड़ियां उन पर गिर पड़ी। वे महज राक्षस नहीं थे, वे दानव थे जो सोचने, संघर्ष करने और भय महसूस करने में सक्षम थे। उनकी आंखों में भय झलक रहा था। ये कौन है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन सोचने का समय नहीं था। यदि वे सोचते रहते तो वे अपनी जान गंवा बैठते। स्केलेटन बरसेरकर्स की कुल्हाड़ियों पर चमकती लाल रोशनी जीवन के लिए खतरा होने का संकेत दे रही थी। कई जोरदार धमाकों के साथ एबिस ब्लेड डेमन की भुजाएं एक एक करके फट गईं। प्रत्येक विस्फोट के कारण उसका शरीर अनायास ही कांप उठता था, जिससे उसे असहनीय पीड़ा होती थी। ये शस्त्र केवल हथियार नहीं थे, 60वें स्तर के बाद इनका एक और उद्देश्य था, जीवन रक्षा करना। जब भुजाओं में विस्फोट हुआ, तो उसके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह हुआ। लगातार 4 भुजाओं में विस्फोट होने के बाद कंकाल कारागार चकनाचूर हो गया और उसने अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर ली। इसी क्षण स्केलेटन बरसेरकर्स की कुल्हाड़ियां भी पहुंच गईं। उन्मादी प्रहार स्तर 2 लक्ष्य को उपयोगकर्ता की शक्ति का 600% क्षति पहुंचाता है। कूल डाउन 10 मिनट। लेवल 50 के स्केलेटन बरसेका के गुण अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। प्रतिभा संवर्धन के साथ इसकी शक्ति विशेषता 252,000 तक पहुंच गई। लिच जनरल से प्राप्त 50% वृद्धि को जोड़ने पर शक्ति विशेषता 380,000 के करीब पहुंच गई। इस कौशल से 600% की वृद्धि के साथ ये हमला एबिस ब्लेड डेमन के लिए लगभग निश्चित रूप से घातक साबित हुआ। मृत्यु को भांपते हुए रसातल ब्लेड दानव ने अपनी शेष भुजाओं को ऊपर उठाया और उन्हें हमले को रोकने के लिए विशाल ब्लेड में बदल दिया। टक्कर लगते ही भुजाएं टूट गईं और राक्षसी रक्त फव्वारे की तरह फूट पड़ा। एक चीख के साथ वह तेजी से आकाश में उड़ गया, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं की। उसकी नजरों में ये लेवल 50 का व्यक्ति बेहद डरावना था। जहां तक एबिस स्वॉर्ड डेमन की बात है, जो फंसा हुआ था, एबिस ब्लेड डेमन ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, बल्कि तुम्हारे लिए बेहतर मैं के सिद्धांत का पालन किया। अथाह गहराई में बलवान कमजोरों का शिकार करते हैं और वहां कोई मित्र नहीं होता। जैसे ही वह उड़कर दूर जाने लगा, उसने एक चीख सुनी और जान गया कि रसातल तलवार दानव मर चुका है। भयभीत होकर उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की और उड़ता रहा। टकराना। ऐसा लगा जैसे वह किसी दीवार से टकराया हो और वापस जोर से गिर पड़ा हो। ऊपर देखते हुए उसने लिन मोयू को अपने सामने खड़ा देखा, जिसने भी कंकाल कवच पहन रखा था। घबराहट में एबिस ब्लेड डेमन को यह एहसास नहीं हुआ कि वह शापित है, जिससे उसकी गति काफी धीमी हो गई। अब ये केवल कुछ 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से ही चल सकता था।
लिन मोयू की 600 मीटर प्रति सेकंड की गति की तुलना में ये कुछ भी नहीं थी। पलक झपकते ही लिन मोयू ने उसकी बराबरी कर ली। तुम बच नहीं सकते। लिन मोयू के बगल में 10 कंकाल जादूगर और 10 कंकाल तीरंदाज प्रकट हुए। 50वें स्तर पर कंकाल जादूगरों और तीरंदाजों की युद्ध शक्ति का परीक्षण करने का समय आ गया था। स्केलेटन बर्सेर्कर्स ने एबिस स्वॉर्ड डेमन को शीघ्र ही मारकर अपनी ताकत साबित कर दी थी। अगाध ब्लेड दानव की भयभीत आंखों में तत्व विस्फोटित हुए और तीरों ने उसके शरीर को भेद दिया। पहले से ही बुरी तरह घायल ये जीव चीखता हुआ आकाश से नीचे गिर पड़ा। पतझड़ के बीच में ही हमलों का दूसरा दौर शुरू हो गया। गिरने के बावजूद कंकालों ने हमला करना बंद नहीं किया। पतन के दौरान इसे तीरंदाजों के 3 दौर के हमलों और जादूगरों के 2 दौर के मौलिक विस्फोटों का सामना करना पड़ा। जमीन पर गिरते गिरते वह मर चुका था। पलक झपकते ही लिन मोयू ने 2 राक्षसों को मार गिराया। फिर उसने 900 राक्षसों की पूरी सेना बुलाई और बॉस पर हमला कर दिया। कोर स्टोन बीस्ट बॉस स्तरीय राक्षस। स्तर 60, शक्ति 120,000, फुर्ती 40,000, मानसिक 40,000, संविधान 120,000, कौशल पूर्ण शक्ति प्रहार भूकंप। विशेषताएं 40% मौलिक क्षति में कमी, 50% भौतिक क्षति में कमी। बॉस एक साधारण बॉस स्तर का राक्षस था जिसका कुल गुणधर्म 320,000 था, जो कि स्तर 55 के रेड मून डेमन से भी कम था। 60 से ऊपर के स्तर के राक्षसों में काफी अधिक गुण होते थे, लेकिन ये बॉस केवल 60वें स्तर पर था। इतने साधारण बॉस का सामना करते हुए पूरी मरे हुए सैनिकों की सेना तैनात करना उसे जरूरत से ज्यादा सम्मान देने जैसा था। लिन मोयू ने परिणाम देखने की जहमत भी नहीं उठाए और मुंह शियान के बगल में उतरते हुए बोली, मैंने तुम्हें फिर से बचा लिया। पिछली बार भी हमने मुख्य क्षेत्र में ही बचाया था। मु शियान, जो अभी भी खुशी में डूबी हुई थी, ने लिन मोयू के शब्दों को सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। थोड़ी सी सच्ची कृतज्ञता दिखाओ, लिन मोयू ने सीधे सीधे कहा। मुझे मुख्य क्षेत्र केंद्र जाना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मु शियान ने बिना किसी झिझक के सहमति जताते हुए कहा, जरूर, कोई समस्या नहीं है। लिन मोयू ने पूछा, इस बार खतरा हो सकता है। क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? मु शियान ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, तुम्हारे यहां होने से मैं नहीं मरूंगी। लिन मोयू खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे खुद भी यकीन नहीं था कि वह सचमुच निडर थी या उसे उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। कोर स्टोन बीस्ट को मारा, अनुभव जोड़ 1,800,000। कोर स्वॉर्ड प्राप्त हुआ। संग्रह कौशल के माध्यम से कोर स्वॉर्ड प्राप्त किया। कोर स्वॉर्ड नाइट के लिए विशेष प्लेटिनम ग्रेड हथियार, सभी विशेषताएं जोड़ 2800, नाइट क्लास आक्रमण कौशल जोड़ 80%। दोनों उपकरण साधारण दर्जे के थे। लिन मोयू ने उन पर एक नजर डाली और उन्हें एक तरफ रख दिया। उनके मानदंड ऊंचे हो गए थे और ऐसी चीजों में अब उनकी कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। मु शियान की आंखों में चमक आ गई, तुम बहुत शक्तिशाली हो गए हो। वह अब भी कागज की खाली शीट की तरह पवित्र थी, उसके चेहरे पर उसकी भावनाएं स्पष्ट रूप से झलक रही थी। उसने पूरी ईमानदारी से अपने मन की बात कही। लिन मोयू ने विनम्रता की परवाह न करते हुए कहा, बुरा नहीं है। क्या आपको आराम करने की जरूरत है? मु शियान ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं चलते चलते आराम कर सकती हूँ। उसके गुण एक योद्धा के समान थे, जिसमें मजबूत सहन शक्ति और शीघ्र स्वस्थ होने की क्षमता थी। हालांकि उसे मामूली चोट लगी थी और वह थक गई थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह काफी हद तक ठीक हो गई थी। जब तक वह लड़ना बंद नहीं कर देती, तब तक वह जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। लिन मोयू ने उड़ान न भरने का फैसला किया। मुख्य क्षेत्र उड़ान भरने के लिए उपयुक्त नहीं था। इस बार मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान था। लिन मोयू ने बाकी सब कुछ नजरअंदाज करते हुए केवल एक मरे हुए सैनिकों की सेना का इस्तेमाल रास्ता साफ करने के लिए किया। मुख्य क्षेत्र में मौजूद साधारण राक्षस भी मरे हुए लोगों की सेना को रोक नहीं सके। आधे दिन बाद मु शियान पूरी तरह से ठीक हो गई। उसने लगन से अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। उसकी कलेक्शन स्किल से निकली आतिशबाजी ने मुख्य क्षेत्र को रोशन कर दिया। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये साधारण राक्षस कोई भी मूल्यवान चीज नहीं गिराते हैं। लिन मोयू को साधारण राक्षसों द्वारा गिराई गई सामग्रियों की परवाह नहीं थी।
आखिरकार वे केवल 60 जोड़ स्तर के साधारण राक्षस थे, जो ज्यादा से ज्यादा कुछ प्लेटिनम ग्रेड सामग्री ही गिराते थे। मू शियान ने सिर हिलाते हुए कहा, थोड़ी थोड़ी मदद भी मायने रखती है। बहन येयू ने कहा था कि भविष्य में हमें बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेवल 60 पर हमें कई इंटरमीडिएट स्किल स्क्रॉल खरीदने की जरूरत होती है। लेवल 70 और 80 पर हमें एडवांस्ड स्किल स्क्रॉल की जरूरत होती है। अन्यथा मैं अपनी क्षमताओं को जागृत नहीं कर पाऊंगा। यह सुनकर लिन मोयू को एहसास हुआ कि मू शियान का पेशा भी अनोखा था। कलेक्शन मास्टर के रूप में यह एक विशिष्ट पेशा था जिसके लिए समर कैपिटल अकादमी में भी कोई उपयुक्त मार्गदर्शक नहीं था। उसकी तरह वह भी कौशल स्क्रॉल पर निर्भर थी। 70वें स्तर पर पेशे में अपग्रेड किए बिना उसे 70वें स्तर के कौशल के लिए उन्नत कौशल स्क्रॉल की आवश्यकता होगी। एडवांस्ड स्किल स्क्रॉल की कीमत 100 मिलियन है, जो कि काफी ज्यादा है। और ये सिर्फ एक या दो स्क्रॉल नहीं थे, ये दर्जनों या सैकड़ों हो सकते थे। लिन मोयू ने पूछा, क्या आपको उनसे कोई शिकायत नहीं है? वे मू शियान को पहले तो समझ नहीं आया, फिर उसे एहसास हुआ कि लिन मोयू का मतलब किससे था। उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं उनसे क्यों नाराज होऊंगी। जियालान येयू के पास रसातल के राक्षसों को दूर भगाने का मौका था, और एक योद्धा होने के नाते उसके पास आपसे बेहतर जीवित रहने की संभावना थी। हो सकता है उसने आत्मा का निशान छोड़ दिया हो और मरने पर उसका पुनरुत्थान हो सकता है। लिन मोयू ने कुछ देर सोचा और फिर अपने विचार साझा किए। मू शियान ने अपना सिर जोर से हिलाया, यह अलग बात है। बहन येयू यहां से टीम का नेतृत्व करने में ज्यादा सक्षम है। और मुझमें एक आत्मा का चिन्ह भी है। अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरा पुनर्जन्म हो सकता है। लिन मोयू को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मू शियान के पास भी आत्मा का चिन्ह है। आत्मा का चिन्ह लगाने के लिए काफी संसाधनों की आवश्यकता होती है। यह ऐसा काम नहीं है जिसका आनंद हर कोई उठा सके। प्रमुख परिवारों के केवल सबसे उत्कृष्ट सदस्यों को ही आत्मा चिन्ह प्राप्त होते थे। मू शियान ने समझाया, मैं बचपन से ही सिस्टर येयू के साथ रही हूँ। उन्होंने मुझे आत्मा का चिन्ह लगाने में मदद की। लिन मोयू समझ गई। मू शियान न केवल पवित्र थी बल्कि दयालु हृदय की भी थी। वह एक अच्छी लड़की थी। लिन मोयू के मन में अचानक एक संभावना आई, क्या आपको लगता है कि वे आपके लिए एक समाधि पत्थर बनवाएंगे? मू शियान ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, बिल्कुल, बहन येयू ऐसा जरूर करेगी। लिन मोयू ने सोचा, जियालान येयू को शायद समाधि पत्थर बनवाने का शौक होगा। उसे शूरवीर नहीं बनना चाहिए, उसे कब्रों की रखवाली करने वाली बनना चाहिए। गर्जन। आगे एक विशालकाय बॉस प्रकट हुआ और उनकी बातचीत में बाधा डाल दी। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 433। अध्याय 433 433। अध्याय 433 कायब बॉस, ये सचमुच भाग गया। लिन मोयू ने बॉस को देखा, जो बाघ के सिर वाला एक प्राणी था, जिसका पूरा शरीर शल्कों से ढका हुआ था और पूंछ कांटों से भरी हुई थी। ये कंकालों पर दहाड़ रहा था, इसके बाल नुकीले तीरों की तरह खड़े हो गए थे। 6 मीटर से अधिक ऊंचा और 15 मीटर से अधिक लंबा, ये वास्तव में एक विशालकाय जीव था। बेशक इसकी तुलना पृथ्वी ड्रैगन देवता जैसे विश्व स्तरीय बॉस से नहीं की जा सकती थी। इसी प्रकार इसकी युद्ध क्षमता इसके आकार से निर्धारित नहीं होती थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि इसने कंकालों की ताकत को भांप लिया और सीधे हमला नहीं किया। यह स्पष्ट था कि वह सतर्क था। अगर उसे खतरा महसूस होता तो वह भाग भी सकता था। लेवल 60 के बाद बॉस भी कुछ बुनियादी बुद्धिमत्ता हासिल कर लेते हैं। कई लोगों का मानना था कि लेवल 60 एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन लिन मोयू का मानना था कि लेवल 60 एक संक्रमणकालीन चरण था। इस चरण में गुणों में तेजी से वृद्धि हुई और बॉस अधिक शक्तिशाली हो गए। इसका उद्देश्य 70 से अधिक स्तर की शक्ति के लिए बेहतर अनुकूलन करना था। हल्की हवा चली और पता लगाने की क्षमता ने अपनी जानकारी वापस भेज दी। 200 बैटलफील्ड आयरन आर्मर्ड टाइगर बॉस लेवल मॉन्स्टर। स्तर 64। शक्ति 160,000। फुर्ती 140,000। मानसिक 40,000। संविधान 160,000। कौशल गेल रोर आयरन आर्मर इम्पैक्ट। विशेषताएं, मौलिक क्षति में 50% की कमी, भौतिक क्षति में 50% की कमी। लिन मोयू ने उस पर एक नजर डाली, उसके कुल गुण 500,000 तक पहुंच गए थे।
एक प्रमुख क्षेत्र के प्रमुख को ऐसा ही दिखना चाहिए। भौतिक और तात्विक क्षति में कमी लाने की क्षमता के साथ साथ बॉस की जीवन शक्ति को देखते हुए ये वास्तव में शक्तिशाली था। कम से कम अगर इसका मुकाबला पृथ्वी ड्रैगन देवता से होता तो ये कहना मुश्किल होता कि कौन जीतेगा। पहली बार इतने शक्तिशाली बॉस को देखकर मू शियानशियान ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या हम इसे हरा सकते हैं? लिन मोयू ने उसके थोड़े डरे हुए चेहरे को देखकर कहा, अगर हम इसे नहीं हरा पाए तो। मू शियानशियान ने बिना किसी झिझक के कहा, अगर हम इसे नहीं हरा पाए तो मैं इसे रोके रखूंगी और तुम भाग जाओ। इस लड़की को अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। कोई सोच सकता है कि उसके पास पुनर्जीवन की क्षमता है। लिन मोयू ने हंसते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, अपनी संग्रह करने की कला का उपयोग करने के लिए तैयार हो जाओ। एक विचार के साथ मरे हुए लोगों की सेना आगे बढ़ गई। एक पूरी तरह से संगठित मरे हुए लोगों की सेना, जिसमें सबसे आगे 300 कंकाल बरसेरकर, बीच में कंकाल तीरंदाज और सबसे पीछे कंकाल जादूगर हैं। जैसे ही मरे हुए सैनिकों की सेना आगे बढ़ी, बैटलफील्ड आयरन आर्मर्ड टाइगर ने भी जवाबी कार्रवाई की। हालांकि वह सतर्क था, लेकिन एक बॉस होने के नाते उसका स्वाभिमान उसे बिना लड़ाई के भागने नहीं देता था। अगर उसे भागना भी पड़े तो वह पहले लड़ेगा। बैटलफील्ड आयरन आर्मर्ड टाइगर ने एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाए और ऊंची छलांग लगाते हुए स्केलेटन बरसेरकर्स की ओर झपटा। हवा में ही उसके शरीर पर मौलिक विस्फोट हुए। फिर कंकाल तीरंदाजों की ओर से तीरों की एक घनी बौछार ने उसके शरीर को भेद दिया। आयरन आर्मर्ड टाइगर का शरीर मोटे, मजबूत काले कवच से ढका हुआ था और तीर लगने पर भारी आवाजें उत्पन्न करते थे। एक बॉस के रूप में इसकी रक्षा प्रणाली बेहद मजबूत थी। शार्प न होने की स्थिति में कंकाल जादूगरों और कंकाल तीरंदाजों के हमले, हालांकि नुकसान पहुंचाने में सक्षम थे, लेकिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं थे। आग की एक चमक उठी और फ्लेम लिच लिन मोयू के बगल में प्रकट हो गया। पलक झपकते ही मरे हुए सैनिकों की सेना के सभी सदस्यों के पैरों के नीचे ज्वाला की आभा छा गई, जबकि बैटलफील्ड आयरन आर्मर्ड टाइगर आग की लपटों में घिर गया। ज्वाला आभा मरे हुए सैनिकों की सेना के सभी सदस्यों को ज्वाला आभा प्रदान करता है, जिससे 1000 मीटर के दायरे में सभी दुश्मनों को अग्नि क्षति पहुंचती है। क्षति कौशल स्तर और लिच के गुणों द्वारा निर्धारित होती है। फिलहाल सीमा के भीतर एकमात्र लक्ष्य आयरन आर्मर्ड टाइगर था, इसलिए फ्लेम ऑरा के सभी हमले उसी पर निर्देशित थे। बैटलफील्ड आयरन आर्मर्ड टाइगर ने एक तीखी दहाड़ मारी, जो स्पष्ट रूप से आग की लपटों से पीड़ित थी। जब ज्वाला लिच प्रकट हुआ, तो मू शियानशियान की आंखें चमक उठी और वह उसे घूरते हुए बोली, वाह कितना प्यारा है। लिन मोयू को इस प्रतिक्रिया की उम्मीद थी और उसने बिना कुछ कहे हल्के से हंस दिया। उन्होंने बैटलफील्ड आयरन आर्मर्ड टाइगर की प्रतिक्रिया का अवलोकन किया, और वे इतने अच्छे प्रायोगिक विषय को आसानी से हाथ से जाने देने के इच्छुक नहीं थे। कुछ देर बाद उसने देखा कि बैटलफील्ड आयरन आर्मर्ड टाइगर पर लगा काला कवच वास्तव में आग की लपटों से क्षतिग्रस्त हो गया था। ये कारगर लग रहा है, चलो इसे आजमाते हैं। ठंडी हवा चली और तापमान में काफी गिरावट आई। बर्फीला लिच लिन मोयू के बगल में प्रकट हुआ, जिससे एक शीतलतापूर्ण आभा निकल रही थी। कंकालों के पैरों के नीचे एक नीली आभा प्रकट हुई। बर्फीली आभा मरे हुए सैनिकों की सेना के सभी सदस्यों को बर्फीली आभा प्रदान करती है, जिससे 1000 मीटर के दायरे में मौजूद सभी दुश्मनों पर जमा देने वाला प्रभाव पड़ता है। जमा देने वाला प्रभाव कौशल स्तर और लिच के गुणों द्वारा निर्धारित होता है। नीली बर्फ की आभा और लाल ज्वाला की आभा आपस में गुंथी हुई थी, जिससे एक सुंदर दृश्य का निर्माण हुआ। पहले से ही जल रही बैटलफील्ड आयरन आर्मर्ड टाइगर अचानक बर्फ की एक परत से ढक गई। विशेषकर इसकी शाखाओं पर, जहां बर्फ विशेष रूप से मोटी थी, मानो उसे पूरी तरह से जमा देने की कोशिश कर रही हो। ये धीरे धीरे जमी हुई अवस्था में चला गया। फिर उसने एक दहाड़ मारी, उसका शरीर चमक उठा और उसने एक कौशल को सक्रिय कर दिया। उसके शरीर पर जमी बर्फ की परत पल भर में चकनाचूर हो गई। कौशल आंधी की दहाड़। तेज हवा ने बर्फ की परत को उड़ा दिया, लेकिन ठंडी हवा अभी भी बनी हुई थी। हवा बर्फ को उड़ा ले गई, लेकिन वह स्केलेटन बरसेरकर्स को नहीं उड़ा सकी। स्केलेटन बरसेरकर्स दृढ़ता से डटे रहे और अपने निरंतर हमले जारी रखे। हालांकि यह पूरी तरह से जमा नहीं था, लेकिन इसकी गति काफी कम हो गई थी। लिन मोयू के दृष्टिकोण से कम 2 से 3 गुना धीमा था, जिससे कंकाल बरसेरकर्स की घेराबंदी के तहत इसे नुकसान उठाना पड़ा।
आइस ऑरा, हालांकि कोई हमला नहीं था, लेकिन इसका एक अभिशाप जैसा प्रभाव था जो अपरिवर्तनीय प्रतीत होता था, जब तक कि उसमें लिन मोयू जैसी स्थिति प्रतिरोधक क्षमता न हो। जब आइस लिच प्रकट हुआ, तो मू शियान शियान ने एक और चीख मारी, ये भी प्यारा है। लिन मोयू ने अब भी उसे नजरअंदाज कर दिया। अच्छा प्रभाव पड़ा, चलिए एक और जोड़ते हैं। बिजली की चिंगारियां कड़क उठी और लाइटनिंग लिच प्रकट हुआ। कंकालों के पैरों के नीचे बिजली की आभा प्रकट हुई। पलक झपकते ही बिजली चमकी और गरज सुनाई दी। आकाश से अनगिनत बिजली गिरी। ऐसा लगा मानो बिजली का देवता क्रोधित हो गया हो, और लगभग पल भर में ही बैटलफील्ड आयरन आर्मर्ड टाइगर पर सैकड़ों बिजली के झटके लगे। बैटलफील्ड आयरन आर्मर्ड टाइगर ने एक कराह निकाली और एक और कौशल को सक्रिय कर दिया। कौशल, लोह कवच पर प्रभाव। इसका लोहे का कवच फट गया और इसके शरीर के चारों ओर लोहे के कवच का एक बवंडर बन गया। इस कौशल में काफी शक्ति और प्रभाव था। उस शक्तिशाली बल ने पास के कंकाल बरसेरकस को पीछे धकेल दिया। यहां तक कि उसके शरीर पर कूदे हुए कंकाल बरसेरकस भी झटक कर नीचे गिर गए। पहली नजर में तो ऐसा लग रहा था कि यह कई गुना बड़ा हो गया है। आयरन आर्मर वलविंग ने न केवल स्केलेटन बरसेरकस को पीछे धकेला बल्कि एक मजबूत ढाल के रूप में भी काम किया, जिसने स्केलेटन आर्चर्स से होने वाले मौलिक विस्फोटों और तीरों को रोका। यहां तक कि फ्लेम लिच और लाइटनिंग लिच के ऑरा अटैक भी बाहर अवरुद्ध हो गए थे। ये कौशल काफी अच्छा है, मुझे आश्चर्य है कि इसका हमला कितना शक्तिशाली होगा, लिन मोयू ने हल्के फुल्के अंदाज में टिप्पणी की। बैटलफील्ड आयरन आर्मर्ड टाइगर, जो अब अत्यंत भयंकर अवस्था में था, लगातार दहाड़ रहा था। जैसे ही लिन मोयू अपनी अगली चाल का इंतजार कर रही थी, वह अचानक मुड़ी और भाग गई। मू शियान शियान आश्चर्यचकित रह गई, ये भाग गया। लिन मोयू अवाक रह गई, कितना काया है। उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं, उस प्राणी ने अपनी कुशलता का इस्तेमाल सिर्फ भागने के लिए किया था। आखिरकार ये लेवल 64 का बॉस था, यह इतना काय कैसे हो सकता था। लेकिन इससे ये भी साबित हुआ कि इसमें कुछ बुनियादी बुद्धिमत्ता थी, कम से कम जीवित रहने की प्रवृत्ति तो थी ही। मू शियान शियान ने बैटलफील्ड आयरन आर्मर्ड टाइगर को भागते हुए देखा और पूछा, क्या हमें इसका पीछा करना चाहिए? ये बच नहीं सकता, लिन मोयू ने धीरे से कहा, और हवा का एक झोंका उठा। तूफानी लिच, जो वायु तत्वों से ढका हुआ था, प्रकट हुआ। पलक झपकते ही मरे हुए सैनिकों की सेना की गति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, कम से कम 3 गुना हो गई। उनकी गति 1000 मीटर प्रति सेकंड से भी अधिक थी, जो लाइटनिंग अनडेड विंग्स से भी तेज थी। महज कुछ ही सेकंड में वे बैटलफील्ड आयरन आर्मर्ड टाइगर तक पहुंच गए और उसे फिर से घेर लिया। बैटलफील्ड आयरन आर्मर्ड टाइगर ने अपनी कुशलता बरकरार रखते हुए, चारों ओर धावा बोलते हुए, कंकालों के घेरे को तोड़ने की कोशिश की। लोहे का कवच तेजी से घुमा, जिससे कंकाल बरसेरकस पीछे हट गए और एक खाई बन गई। जैसे ही उसे आशा की किरण दिखाई दी, उसका शरीर अचानक जम गया, हिलने डुलने में असमर्थ हो गया, और पूरी तरह से हड्डियों से ढका हुआ था। कौशल, कंकाल कारागार। कंकाल कारागार ने पक्षाघात का प्रभाव उत्पन्न किया, जिससे बैटलफील्ड आयरन आर्मर्ड टाइगर एक बंधनकारी मंत्र की तरह स्थिर हो गया। इसकी कार्यक्षमता भी बाधित हो गई। अपनी थोड़ी भयभीत आंखों से कंकाल बरसेरकस ने अपनी कुल्हाड़ियां उठाई और हमला कर दिया। लाल धुंध छा गई, और एक अभिशाप छा गया। लिन मोयू ने मू शियान शियान से धीरे से कहा, जाओ आतिशबाजी शुरू करो। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 434। अध्याय 434। 434। अध्याय 434। प्राचीन फीनिक्स से पुनः मुलाकात। लिन मोयू को अभी भी वह आखिरी बार याद था जब उसने मुख्य क्षेत्र में प्रवेश किया था और उसका सामना बैटलफील्ड सरपेंट टर्टल से हुआ था, जो कि लेवल 64 का था। जो भाग निकला था वह खुद था। इस बार सब कुछ बिल्कुल अलग था। उसे लेवल 64 के बैटलफील्ड आयरन आर्मर्ड टाइगर को खत्म करने के लिए केवल एक ही मरे हुए सैनिकों की सेना की आवश्यकता थी। इस बार मू शियान शियान को अपनी युद्धक प्रवृत्ति का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। वह आसानी से बैटलफील्ड आयरन आर्मर्ड टाइगर के पास पहुंची और आतिशबाजी शुरू कर दी। कंकाल की कैद में जकड़ा हुआ बैटलफील्ड आयरन आर्मर्ड टाइगर अपनी आंखों के अलावा कुछ भी हिला नहीं सकता था। आतिशबाजी के बीच कंकाल बरसेरकस की कुल्हाड़ियां लाल रंग से चमक उठी। सैकड़ों कुल्हाड़ियां एक साथ तेजी से नीचे गिरी। एक दर्द भरी चीख के साथ बैटलफील्ड आयरन आर्मर्ड टाइगर ध्वस्त हो गया।
युद्ध क्षेत्र में लौह कवचधारी टाइगर को मार गिराया, अनुभव जोड़ 1,920,000। लोहे के कवच वाला भाला प्राप्त हुआ। संग्रह कौशल के माध्यम से लौह कवच वाला भाला प्राप्त किया। लोहे का कवचधारी भाला केवल योद्धाओं के लिए प्लेटिनम श्रेणी का हथियार। सभी गुण जोड़ 2800। योद्धा वर्ग के कौशल जोड़ 90%। कौशल व्यापक प्रहार। व्यापक प्रहार 5 मीटर के दायरे में मौजूद सभी दुश्मनों पर हमला करता है, जिससे उन्हें अचेत करने की संभावना रहती है। कूल डाउन 3 मिनट। लोहे का कवचधारी भाला योद्धाओं के लिए विशेष प्लेटिनम श्रेणी का हथियार। सभी विशेषताएं जोड़ 2800। योद्धा वर्ग कौशल जोड़ 90%। संग्रहण कौशल के साथ एक अतिरिक्त लोहे के कवच वाला भाला प्राप्त हुआ। हालांकि पहले की तरह कलेक्शन स्किल के माध्यम से प्राप्त हथियारों में स्किल नहीं होती है। ऐसे हथियार केवल व्यापारिक प्रतिष्ठान को ही बेचे जा सकते हैं और कीमत बहुत अधिक नहीं होगी। लिन मोयू ने एलिमेंटल लाइकेस को हटा दिया। युद्ध में एलिमेंटल लिच ने अपनी उपयोगिता साबित कर दी थी। चाहे नुकसान पहुंचाने की बात हो, नियंत्रण की बात हो या पीछा करने की बात हो, वे बहुत प्रभावी थे। यदि भविष्य में कौशल स्तर बढ़ाया जाता है और बेहतर मौलिक सामग्रियां पाई जा सकती हैं, तो मौलिक लिच और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। जब लिन मोयू ने एलिमेंटल लिचेस को दूर रखा, तो मू शियान के चेहरे पर थोड़ी निराशा दिखाई दी। क्या ये आपके लिए भी बुलावा है? लिन मोयू ने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ। मू शियान ने ओह कहते हुए जवाब दिया, मुझे लगा कि वे पालतू जानवर हैं। अगर वे पालतू जानवर हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा। मैं भी कुछ रखना चाहती हूँ। उसने एलिमेंटल लिक्स के कार्य पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उनकी दिखावट को लेकर अधिक चिंतित थी। उनके दृष्टिकोण बिल्कुल अलग थे। लिन मोयू ने ज्यादा कुछ नहीं बताया और आगे बढ़ गई। मुख्य क्षेत्र विशाल था, जो प्राचीन युद्ध क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में सबसे बड़े क्षेत्र को घेरे हुए था। इसके केंद्र तक पहुंचने में काफी समय लगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, बीच बीच में राक्षस उनके ऊपर से उड़ते हुए दिखाई देते थे। वे जमीन पर लिन मोयू और उसकी मरे हुए सैनिकों की सेना को देखते ही नीचे की ओर झपट्टा मारते। लेकिन लिन मोयू के करीब पहुंचने से पहले ही वे अक्सर मरे हुए लोगों की सेना की भीषण गोलीबारी में मारे जाते थे। इस बार लिन मोयू की प्रगति पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज थी। वह प्रतिदिन हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर रही थी। देखने में तो यह एक आरामदेह सैर लग रही थी, लेकिन वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में आने वाले सभी राक्षसों को हटा दिया गया। लगातार 5 दिनों तक उनका सामना प्राचीन फीनिक्स से नहीं हुआ। उनका सामना कई साधारण सरदारों से हुआ, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी मरे हुए लोगों की सेना के सामने हार गए। लिन मोयू ने अब कंकाल कारागार की नियंत्रण अवधि का परीक्षण कर लिया था। लेवल 50 पर कंकाल जेल की अवधि 50 सेकंड थी, जो प्रवर्धन के साथ बढ़कर 3000 सेकंड हो गई। हालांकि जब लेवल 63 या 64 के बॉस को नियंत्रित किया जाता है, तो भले ही केवल एक को ही नियंत्रित किया जाए, अवधि घटकर 30 सेकंड हो जाएगी। नियंत्रण की अवधि को 100 गुना कम कर दिया गया। यदि उनका सामना किसी लॉर्ड लेवल बॉस या वर्ल्ड क्लास बॉस से होता, तो नियंत्रण की अवधि और भी कम हो जाती। फिर भी यह पर्याप्त से कहीं अधिक था। यहां तक कि 30 सेकंड या यहां तक कि 3 सेकंड भी भयानक नुकसान पहुंचाने के लिए काफी थे। जैसे जैसे वे मुख्य क्षेत्र में गहराई तक जाते गए, जमीन में बदलाव आने लगा। मुख्य क्षेत्र की जमीन दर्पण की तरह चिकनी थी, जो उनकी छवियों को प्रतिबिंबित कर रही थी। बाद में यह और भी चिकना हो गया और यहां तक कि पारदर्शी भी होने लगा। 5 दिन बाद लिन मोयू और मू शियान एक दूसरे क्षेत्र में दाखिल हुए। इस क्षेत्र की जमीन अर्धपारदर्शी थी, जिसके नीचे स्पष्ट रूप से आग की लपटें जल रही थी। पूरी भूमि से एक ज्वलंत आभा निकल रही थी। आग की लपटों को देखकर लिन मोयू ने धीरे से कहा, आखिरकार यहां पहुंच ही गई। मू शियान हैरान थी, तुम्हारा मतलब क्या है, आखिरकार यहां? लिन मोयू ने उत्तर दिया, क्या आपको प्राचीन फीनिक्स याद है? मू शियान ने एक पल सोचा, उसका चेहरा रंग बदल गया। उसने जोर से सिर हिलाते हुए कहा, मुझे याद है, मुझे याद है। पिछली बार उसी ने तुम्हें मारा था। हमने तो तुम्हारे लिए एक समाधि भी बनवाई थी। लिन मोयू ने उसे घूरते हुए कहा, पहली बात, मैं मारी नहीं गई। दूसरी बात, कब्र के पत्थर का जिक्र करना बंद करो। मू शियान ने ओह कहकर जवाब दिया। लेकिन उनके चेहरे के भाव से यह स्पष्ट था कि उन्होंने इसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया था।
हालांकि यह अनिश्चित था कि वह बदलेंगी या नहीं। लिन मोयू ने उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाई और कहा, हमें अभी उसके क्षेत्र में होना चाहिए। वह किसी भी समय आ सकता है, इसलिए सावधान रहें। मू शियान ने अचानक दूर आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, क्या वह वही है? लिन मोयू ने ऊपर देखा और उसे एक काला आग का गोला दिखाई दिया। वह आग का गोला धधकते सूरज की तरह आकाश में लटका हुआ था और लगातार बड़ा होता जा रहा था। आग के गोले के केंद्र में प्राचीन फीनिक्स उनकी ओर उड़ रहा था। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यही बात है। इसके बाद उसने अपने और मू शियान पर कंकाल कवच का प्रयोग किया। अमर सैनिकों की सेना समूहों में प्रकट हुई, और लिच जनरल ने सभी कंकालों को शक्ति प्रदान की। तेज रोशनी आकाश में फैल गई। लगभग पल भर में, लिन मोयू युद्ध के लिए तैयार हो गई। प्राचीन फीनिक्स ने लिन मोयू पर गहरी छाप छोड़ी थी। हालांकि उसकी ताकत में काफी वृद्धि हो गई थी, फिर भी वह लापरवाह नहीं रहेगा। महज 2 सेकंड में प्राचीन फीनिक्स आकाश को पार कर चुका था और तेजी से नजदीक आ रहा था। इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, जिसका अनुमान लगभग 1000 मीटर प्रति सेकंड से अधिक था। लिन मोयू के बिजली की गति से चलने वाले अमर पंखों से भी तेज। अगर उसने भागने का फैसला किया, तो लिन मोयू उसका पीछा नहीं कर पाएगी। उसे इसके भागने से रोकने का कोई तरीका ढूंढना था। जब वह अपनी रणनीति पर विचार कर रहा था, तभी उसके बगल से मू शियान की आवाज आई, ये डरावना लग रहा है। सावधान रहो। अगर कोई खतरा हो तो तुम खुद ही भाग जाना। मेरी चिंता मत करना। मू शियान अभी भी लिन मोयू की सुरक्षा के बारे में सोच रही थी। लिन मोयू ने उसे एक अजीब नजर से देखा, ये लड़की सचमुच मौत से नहीं डरती थी। लिन मोयू ने पहले ही एक योजना बना ली थी, आतिशबाजी शुरू करने के लिए सही समय ढूंढो। अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं। सुरक्षा सर्वोपरि है। म्यू जियानजियान ने सिर हिलाया, मैं करूंगा। प्राचीन फीनिक्स आ चुका था। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए आकाश से काली लपटें बरसने लगी। 1 किलोमीटर के दायरे में फैला आकाश घनी आग की बारिश से भर गया था। लिच जनरल ने मू जियानक्सियन की रक्षा के लिए एक घेरा बनाया। लिच जनरल की शारीरिक बनावट मजबूत थी और उसमें खुद को ठीक करने की क्षमता थी, जिससे वह एक उत्कृष्ट टैंक बन गया था। कौशल, बिजली से चलने वाले मरे हुए लोगों के पंख। बिजली की एक चमक के साथ, लिन मोयू की पीठ पर हड्डियों के पंखों की एक जोड़ी प्रकट हुई। पंखों पर बिजली की धाराएं नाच रही थीं। अगले ही पल, लिन मोयू ने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ गया, सीधे आग की बारिश की ओर बढ़ गया। 27,000 कंकालों की पूरी अमर सेना लिन मोयू के पीछे पीछे आकाश में उड़ गई। कंकालों में पंख नहीं उगे, लेकिन लाइटनिंग एंडेड विंग्स का प्रभाव एक विशेष कनेक्शन के माध्यम से उन तक पहुंचा, जिससे उन्हें उड़ने की क्षमता प्राप्त हुई। आग की बारिश के बीच मरे हुओं की सेना आकाश में उड़ गई, जिससे एक शानदार दृश्य का निर्माण हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्राचीन फीनिक्स ने लिन मोयू को पहचान लिया हो। जैसे ही उसने लिन मोयू को देखा, उसने एक तीखी चीख निकाली, अपने पंखों को और अधिक तेजी से फड़फड़ाया, और लपटें और भी घनी हो गईं। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, लिन मोयू ने धीरे से कहा, और एक जासूसी मंत्र का जाप किया। प्राचीन फीनिक्स प्लॉट स्तरीय बॉस। स्तर 67, शक्ति 300,000, फुर्ती 150,000, मानसिक 200,000, संविधान 200,000, कौशल ज्वाला जेट, ज्वाला विस्फोट। विशेषताएं, अग्नि तत्व से होने वाले नुकसान से प्रतिरक्षा, तत्वीय क्षति में 60% की कमी, भौतिक क्षति में 60% की कमी, नुकीले दांतों से रक्षा तंत्र को अनदेखा करना। 800,000 तक की विशेषताओं के साथ, ये वास्तव में शक्तिशाली था। आग की लपटें कंकालों तक पहुंची, जिससे विस्फोट हो गया। कुछ कंकाल टक्कर के कारण दूर जा गिरे, लेकिन जल्दी ही संभल गए और आगे बढ़ने लगे। कंकालों पर सफेद रोशनी चमकी, जिससे घाव लगभग तुरंत ठीक हो गए। अतीत में इस आग के गोले के हमले से कई कंकाल मारे जाते थे, लेकिन अब इससे केवल मामूली चोटें आती हैं, गंभीर चोटें नहीं। अमर सैनिकों की सेना आग के गोलों के बीच से गुजरते हुए प्राचीन फीनिक्स तक पहुंच गई। प्राचीन फीनिक्स काली लपटों में घिर गया, जिससे उसके पास आने वाले किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा।
लिन मोयू के आदेश पर कंकाल बरसेरकर्स ने काली लेप्टो को नजरअंदाज कर दिया। अपने शरीर पर जलती हुई लेप्टो की परवाह किए बिना प्राचीन फीनिक्स पर झपट्टा मारा और अपनी कुल्हाड़ियों को घुमाया। लिन मोयू ने उंगली से इशारा किया। कौशल, वृद्धावस्था अभिशाप। उसी क्षण युद्ध पूरी ताकत से छिड़ गया। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 435। अध्याय 435 435। अध्याय 435 पुनर्जन्म के बाद अधिक शक्तिशाली। फिर भी मार डालो। लाल रंग का अभिशाप और प्राचीन फीनिक्स की काली अग्नि ने एक स्पष्ट विरोधाभास पैदा किया। प्राचीन फीनिक्स के सिर के ऊपर हथकड़ियों से बंधी एक छोटी लाल तलवार प्रकट हुई। प्राचीन फीनिक्स की गति तुरंत धीमी हो गई। इतना शक्तिशाली प्राणी भी इस अभिशाप से प्रभावित हो गया था। हालांकि लिन मोयू ने देखा कि भयंकर काली आग के भीतर अभिशाप तेजी से विघटित हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी काली ज्वालाओं में अभिशापों को जलाकर राख करने की क्षमता थी। लेकिन यह अभिशाप तो बस शुरुआत थी। जैसे ही अभिशाप का असर शुरू हुआ, कंकाल जादूगर और कंकाल तीरंदाज पहले ही अपनी अपनी जगह ले चुके थे और हमला करना शुरू कर दिया था। उन्होंने प्राचीन फीनिक्स को एक घेरे में घेर लिया। कुछ ऊंचे थे, कुछ नीचे थे, कुछ दूर थे, कुछ पास थे, जो प्राचीन फीनिक्स को हर कोण से घेरे हुए थे। वे इतनी पर्याप्त दूरी पर फैले हुए थे कि प्राचीन फीनिक्स के क्षेत्र प्रभाव हमलों से बच सके। प्राचीन फीनिक्स के शरीर पर भयंकर विस्फोट हुए और तीरंदाजों के तीरों ने पलक झपकते ही उसे छलनी कर दिया। इस अभिशाप ने एक शक्तिशाली भूमिका निभाई, जिससे कंकाल जादूगरों और तीरंदाजों के हमले प्राचीन फीनिक्स की सुरक्षा को भेदने में सक्षम हो गए। एक के बाद एक मौलिक लिच प्रकट हुए और कंकालों के पैरों के नीचे आभाओं की एक श्रृंखला दिखाई दी। इस बार फ्लेम लिच और लाइट लिच को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंटल लिच प्रकट हुए। बर्फ की आभा के कारण प्राचीन फीनिक्स पर जल रही काली आग रुक गई और उसका शरीर बर्फ की एक परत से ढक गया। हालांकि काली आग ने आधे सेकंड से भी कम समय में बर्फ को जलाकर राख कर दिया। लेकिन उस आभा का प्रभाव जारी रहा, बर्फ की परत लगातार बनती और पिघलती रही। स्टॉर्म ऑरा ने कंकालों को और भी तेज गति प्रदान की और अर्थ ऑरा ने उनकी रक्षा क्षमता को काफी हद तक बढ़ा दिया। आकाश से अनगिनत बिजली गिरी और हजारों बिजली के झटके प्राचीन फीनिक्स पर गिरे, जिससे वह लगातार चीखने लगा। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और अपने मुंह से तीव्र लपटें उगली, जिससे आकाश का एक बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। कौशल, ज्वाला का गोला। कंकालों में आग लग गई और वे भीषण रूप से जलने लगे। लेकिन कंकाल एक कदम भी पीछे नहीं हटे और अपनी जगह पर डटे रहे। एक जोरदार गर्जना के साथ आकाश में अनेक आग के गोले दिखाई दिए और फिर वे फट गए। कौशल, ज्वाला विस्फोट। प्राचीन फीनिक्स ने एक साथ दो शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी वह मरे हुए सैनिकों की सेना पर कोई असर नहीं कर सका। जिन ज्वालाओं ने कभी लिन मोयू को भारी नुकसान पहुंचाया था, अब उनसे कंकालों को मामूली क्षति ही पहुंच रही थी। लिन मोयू की शक्ति पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई थी। अमर सैनिकों की सेना कमजोर दानव राजाओं को भी सीधे मुकाबले में मार सकती थी, इसलिए मात्र 67वें स्तर का लॉर्ड स्तरीय बॉस अब कोई खतरा नहीं था। ऐसा लगता है कि सावधान रहने वाली एकमात्र चीज इसकी जन्मजात क्षमता है, लिन मोयू ने सोचा। फिलहाल प्राचीन फीनिक्स अब कोई खतरा नहीं था, केवल इसकी जन्मजात क्षमता पर ही सावधानीपूर्वक नजर रखने की जरूरत थी। लिन मोयू को अब समझ में आ गया था कि उसकी पहचान क्षमता प्राचीन फीनिक्स की पुनर्जन्म क्षमता का पता क्यों नहीं लगा पा रही थी। यह कोई कौशल नहीं था, यह प्राचीन फीनिक्स की जन्मजात क्षमता थी। इसी वजह से डिटेक्शन सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। युद्ध का परिणाम पहले ही तय हो चुका था। प्राचीन फीनिक्स ने अपनी क्षमताओं का उपयोग जारी रखा और आकाश और धरती को ज्वालाओं से भर दिया। 1 किलोमीटर के दायरे में फैला क्षेत्र आग के सागर में बदल गया था। लेकिन चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा हो, परिणाम वही रहा। कंकालनुमा बर्बर योद्धा पहले ही उसके पूरे शरीर पर चढ़ चुके थे, उनकी कुल्हाड़ियां लाल रंग से चमक रही थीं। कंकालों के लगातार हमलों के चलते प्राचीन फीनिक्स महज 1 मिनट में बुरी तरह घायल हो गया। लिन मोयू ने अभी तक कंकाल जेल का इस्तेमाल नहीं किया था, ये सही समय नहीं था। वह प्राचीन फीनिक्स द्वारा अपनी जन्मजात क्षमता का उपयोग करने की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ ही सेकंड बाद अचानक सारी लपटें गायब हो गईं और एक भयानक ऊर्जा बाहर निकली। आकाश में 1 किलोमीटर से अधिक व्यास का एक विशाल आग का गोला दिखाई दिया।
आग का गोला भीषण रूप से जल रहा था, उसका तापमान अकल्पनीय रूप से उच्च था। प्राचीन फीनिक्स से चिपके हुए कंकाल बरसेर कर सभी नीचे गिर गए। प्राचीन फीनिक्स की पुनर्जन्म क्षमता सक्रिय हो गई। आग का गोला कुछ सेकंड तक आकाश में मंडराता रहा और फिर जमीन पर गिर गया। चाहे ये संयोग हो या योजना, ये सीधे मू शियान के स्थान की ओर बढ़ रहा था। लिन मोयू का चेहरा बदल गया और वह तुरंत नीचे उड़कर मू शियान को पकड़कर उड़ गया। उसी समय मरे हुओं की सेना के सभी सदस्य भी जमीन से दूर, आकाश में बहुत ऊपर उड़ गए। एक जोरदार गर्जना के साथ जमीन से मशरूम के आकार का बादल उठा। एक भीषण भूकंपीय लहर चारों दिशाओं में फैल गई और जो कंकाल पर्याप्त दूरी पर नहीं थे, वे सभी उड़ गए। लिन मोयू विस्फोट स्थल से 2000 मीटर से अधिक दूर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने तीव्र झटके को महसूस किया। कंकालनुमा कवच चमक उठा और सभी हमलों को रोक दिया। कंकाल कवच की प्रतिक्रिया से लिन मोयू विस्फोट की तीव्रता का अंदाजा लगा सकती थी। पुनर्जन्म की क्षमता ने न केवल प्राचीन फीनिक्स को पुनर्जन्म लेने की अनुमति दी, बल्कि इसमें अपने दुश्मनों को भी अपने साथ नष्ट करने की शक्ति थी। सौभाग्य से लिन मोयू को इसका पहले भी एक बार अनुभव हो चुका था और वह तैयार थी। शायद मरे हुओं की सेना इसका सामना कर सकती थी, लेकिन मू शियान का विनाश निश्चित था। कंकाल कवच, जिसकी रक्षा क्षमता 300,000 संविधान के बराबर थी, इस हमले का सामना नहीं कर सका। विस्फोट के बाद जमीन पर 1 किलोमीटर से अधिक व्यास का एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया, जिसमें अभी भी भीषण आग जल रही थी। प्राचीन फीनिक्स प्लॉट स्तरीय बॉस। स्तर 67। स्थिति पुनर्जन्म जारी है, वर्तमान में अजेय। पिछली बार की तरह ही इस बार भी पता लगाने की क्षमता ने वही परिणाम दिया। अब उसके पास पुनर्जन्म की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उसके बगल से मू शियान की आवाज आई, क्या अब आप मुझे नीचे उतार सकते हैं? जब वह बोल रही थी, उसकी गर्म सांसें लिन मोयू के चेहरे को छू रही थी, जिससे उसे खुजली होने लगी। लिन मोयू को एहसास हुआ कि वह अभी भी उसे पकड़े हुए है और मू शियान भी गिरने से बचने के लिए उसे पकड़े हुए थी। मू शियान लंबी थी, लिन मोयू से केवल आधा सिर छोटी। इस स्थिति में उसका चेहरा उसके चेहरे के बहुत करीब था। मू शियान का चेहरा लाल हो गया था, उसके कान लाल हो गए थे और वह थोड़ी कमजोर महसूस कर रही थी। लिन मोयू एक सीधी सादी शख्सियत होने के नाते उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा और उसने सीधे उतरकर मू शियान को नीचे उतार दिया। फिर उन्होंने कहा, अपनी संग्रह करने की कुशलता के साथ तैयार रहो। जब मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम जाओगे। अगर मैं तुम्हें फोन न करूं तो हिलना मत। मू शियान ने सिर झुकाकर सहमति में कहा, ठीक है। उस समय वह बेहद शर्मीली थी। यह पहली बार था जब किसी पुरुष ने उसे इस तरह गले लगाया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे थोड़ी खुशी महसूस हुई। लिन मोयू ने लिच जनरल को मू जियानिक्सियन को फिर से घेरने का आदेश दिया, फिर वह आकाश में बहुत ऊपर उड़ गया और प्राचीन फीनिक्स पर कड़ी नजर रखने लगा। आग की लपटें भीषण रूप से जल रही थीं, जिससे जमीन पूरे 5 मिनट तक झुलसती रही। फिर सारी ज्वालाएं गड्ढे के केंद्र की ओर केंद्रित हो गईं, और केंद्र से एक शक्तिशाली आभा उठी। लिन मोयू ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, वो पहले से अधिक मजबूत लग रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि पुनर्जन्म न केवल इसे फिर से जन्म लेने की अनुमति देता है, बल्कि इसे और भी मजबूत बनाता है? उंगली के एक इशारे से ही पता लगाने की क्षमता प्रकट हो गई। प्राचीन फीनिक्स प्लॉट स्तरीय बॉस। स्तर 68। शक्ति 330,000। फुर्ती 170,000। मानसिक 200,000। संविधान 200,000। कौशल ज्वाला जेट, ज्वाला विस्फोट, काला ज्वाला सागर। विशेषताएं अग्नि तत्व से होने वाले नुकसान से प्रतिरक्षा, तत्वीय नुकसान में 70% की कमी, भौतिक नुकसान में 70% की कमी। ये वाकई और मजबूत हो गया। लिन मोयू का अनुमान सही था, ये वास्तव में और मजबूत हो गया था। ये 67 से बढ़कर 68 हो गया था। इसके कुल गुणों में 100,000 की वृद्धि हुई थी और इसने एक नया कौशल प्राप्त कर लिया था। इसके एलिमेंटल और फिजिकल डैमेज रिडक्शन दोनों बढ़ गए थे, लेकिन इसने डिफेंस को अनदेखा करने वाले नुकीले दांतों की विशेषता खो दी थी। इससे संकेत मिलता है कि इसके ज्वाला हमले और भी शक्तिशाली हो गए थे, और यह अब काटने का इस्तेमाल नहीं करेगा। हालांकि इसने पहले भी किसी कंकाल को नहीं काटा था।
इसके आकार को देखते हुए कंकाल बहुत छोटे थे, लेकिन 68वें स्तर पर भी लिन मोयू को कोई परवाह नहीं थी, वह उसे किसी भी हालत में मार डालेगा। प्राचीन फीनिक्स का पुनर्जन्म पूर्ण हो गया था और वह पहले से अधिक शक्तिशाली हो गया था। इससे पहले कि वह चीख भी निकाल पाता, उसका शरीर अचानक घनी सफेद हड्डियों से ढक गया। उसका विशाल शरीर गतिहीन हो गया था। कौशल कंकाल कारागार। इस बार लिन मोयू ने युद्ध को शीघ्र समाप्त करने की योजना बनाई थी। कंकालों ने फिर से हमला किया और कंकाल जादूगरों और तीरंदाजों ने अपने हमले शुरू कर दिए। आकाश से लगातार बिजली गिर रही थी। कंकाल कारागार के बंधन में जकड़े होने के कारण प्राचीन फीनिक्स के पास पलटवार करने का कोई रास्ता नहीं था और वह केवल वार सह सकता था। शियान आओ और आतिशबाजी शुरू करो। लिन मोयू की आवाज सुनकर मु शियान ने जवाब दिया और तेजी से दौड़कर वहां पहुंची। भयानक काली लपटों का सामना करते हुए मु शियान ने जरा भी संकोच नहीं किया और अंदर घुस गई। उसे लिन मोयू पर पूरा भरोसा था। चूंकि उसने ही उसे जाने के लिए कहा था, इसलिए उसे विश्वास था कि कोई खतरा नहीं होगा। काली लपटें लगातार जल रही थीं, लेकिन कंकाल कवच चमक रहा था, जिससे लपटें रुक रही थीं। लिन मोयू हवा में मंडराती रही और लगातार मु जियानिक्सियन के लिए कंकाल कवच की भरपाई करती रही। मु शियान ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और तेजी से बंधे हुए प्राचीन फीनिक्स की ओर दौड़ी और एक शानदार आतिशबाजी शुरू कर दी। फिर वह झटपट आग की लपटों से बाहर भागी और लिन मोयू को चिल्लाकर बोली, आतिशबाजी शुरू हो गई है। लिन मोयू ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। वह तेजी से नीचे दौड़ा, मु शियान को पकड़ा और पीछे मुड़े बिना उड़ गया। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 436। अध्याय 436 अध्याय 436 बातों को हद से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। इससे पहले कि वह दूर उड़ पाता, एक और मशरूम के आकार का बादल उठ खड़ा हुआ। एक प्रत्यक्ष आघात तरंग उनकी ओर बढ़ी, जिसमें काली लपटें थीं। लिन मोयू ने तुरंत मु शियान को अपनी छाती के सामने खींच लिया और उसकी पीठ को शॉकवेव की ओर मोड़ दिया। दूरी बहुत कम थी और यह शॉकवेव पिछली वाली से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। कंकालनुमा कवच एक जोरदार आवाज के साथ चकनाचूर हो गया और उस अपार बल ने लिन मोयू को आगे की ओर धकेल दिया। डैमेज ट्रांसफर समय पर सक्रिय हो गया, जिससे सारा नुकसान मरे हुए सैनिकों की सेना को स्थानांतरित हो गया। सौभाग्य से लिन मोयू का शारीरिक गठन अब तक काफी मजबूत हो चुका था, साथ ही उसमें अग्नि तत्व से होने वाले नुकसान को 50% तक कम करने की क्षमता भी थी। उसके पास एलिमेंटल रेजिस्टेंस स्किल और कॉम्प्रिहेंसिव एम्प्लीफिकेशन टैलेंट भी था। लिन मोयू को हुए नुकसान में काफी कमी आई। लिन मोयू के लिए मरे हुए सैनिकों की सेना को जो नुकसान उठाना पड़ा, वह भी कोई बहुत बड़ा नहीं था। लिच जनरल भी भीषण झटके से उड़ गया, लेकिन उसकी क्षमताएं बिना किसी रुकावट के जारी रहीं। यह विस्फोट बहुत अचानक हुआ, जिसने लगभग पूरी मरे हुए लोगों की सेना को अपनी चपेट में ले लिया। अगर व्यापक संपर्क क्षमता न होती, तो कंकाल जादूगर और तीरंदाज पूरी तरह से नष्ट हो गए होते। केवल स्केलेटन बरसेरकर्स ही जीवित बच सकते थे। अब लगभग सभी कंकाल बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके थे और लिच जनरल लगातार व्यस्त था। लिन मोयू मु शियान के साथ वापस लौट आया, उसके मन में एक अनसुलझा डर था। कुछ ही क्षण पहले उसकी अमर सेना लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। अभी क्या हुआ? क्या ये स्वतः नष्ट हो गया? उन्हें एक भयावह ऊर्जा के एकत्रित होने का आभास हुआ था, जिसके कारण उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अगर वह एक सेकंड भी देर कर देता, तो मु शियान अपने पुनरुत्थान की तैयारी शुरू कर सकती थी। मूल रूप से 1 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा और भी बड़ा हो गया था। कम से कम 2000 मीटर व्यास का, 100 मीटर से अधिक गहरा। गड्ढे में पहले से भी अधिक तीव्र लपटें जल रही थीं। लिन मोयू ने ज्वालाओं में प्राचीन फीनिक्स को देखा, या यूं कहें कि प्राचीन फीनिक्स का अंडा। पता लगाने की क्षमता में जबरदस्त उछाल आया। प्राचीन फीनिक्स प्लॉट स्तरीय बॉस। स्तर 68। स्थिति दूसरा पुनर्जन्म जारी है, वर्तमान में अजेय। लिन मोयू को गुस्सा आ रहा था। यह तो सरासर धोखा था। दूसरा पुनर्जन्म कैसे संभव हो सकता था? यह तो बहुत ही घिनौना था। क्या तीसरा या चौथा पुनर्जन्म होगा? और क्या ये और भी मजबूत हो जाएगा? लिन मोयू को सिरदर्द होने लगा। इस बार मु शियान थोड़ी डरी हुई लग रही थी। थोड़ा सिकुड़ते हुए बोली, हमें क्या करना चाहिए?
अपनी जासूसी क्षमता के दम पर उसने ये भी महसूस किया कि मौजूदा स्थिति थोड़ी जटिल लग रही थी। अपनी बुद्धि के कारण वह फिलहाल यह नहीं जानती थी कि क्या करना है। लिन मोयू ने कुछ देर सोचा, चलो फिर से कोशिश करते हैं। तुम कम से कम 5 किलोमीटर पीछे हट जाओ, उसी रास्ते पर चलते हुए जिससे हम आए थे। मु शियान ने हम कहकर जवाब दिया और तुरंत पीछे हट गई। वह जानती थी कि वह न केवल यहाँ मदद नहीं कर सकती, बल्कि बोझ भी बन जाएगी। अगर वह यहाँ नहीं होती, तो लिन मोयू अधिक स्वतंत्रता से काम कर सकती थी। लिन मोयू ने पुनर्जन्म लेने वाले प्राचीन फीनिक्स के अंडे को टकटकी लगाकर देखा, और उसकी आभा को और अधिक मजबूत होते हुए महसूस किया। ये जल्द ही रिलीज होने वाला है। एक विचार आते ही मरे हुओं की सेना तेजी से फैल गई। केवल वे कंकाल बरसेरकर ही बचे थे जिन्हें वापस नहीं बुलाया जा सका था, और लिन मोयू ने उन्हें तेजी से पीछे हटने का आदेश दिया। हालांकि प्राचीन फीनिक्स विशालकाय था, फिर भी 1000 कंकाल बरसेरकर उसे 3 बार घेरने के लिए पर्याप्त थे। शेष 8000 का उपयोग क्षति को अवशोषित करने के लिए किया जाएगा। कंकाल जादूगर और तीरंदाज भी और अधिक फैल गए। इसका लाभ यह था कि इससे पूरी तरह से नष्ट हो जाने की संभावना काफी हद तक कम हो गई। इसका नकारात्मक पहलू ये था कि लाइटनिंग ऑरा से होने वाली बिजली की चमक की संख्या में काफी कमी आ जाएगी। ये दोनों के बीच एक समझौता था। अभी अभी आधे से ज्यादा मरे हुए सैनिकों की सेना विस्फोट की चपेट में आ चुकी थी। अगर विस्फोट की शक्ति थोड़ी और ज्यादा होती, या अगर लिच जनरल को ठीक होने में थोड़ी देर होती, तो मरे हुए सैनिकों की सेना सचमुच नष्ट हो सकती थी। सबक सीखने के बाद लिन मोयू ने ठान लिया कि वह दोबारा ऐसा नहीं होने देगी। सब कुछ तैयार था। दरार। एक तीखी आवाज सुनाई दी। अंडे के छिलके पर दरारें दिखाई देने लगी और ऐसा लग रहा था कि वह बस फूटने ही वाला है। लिन मोयू ने बड़ी ध्यान से देखा, अंडे से बच्चा निकलते ही उस पर हमला करने के लिए तैयार थी। कुछ ही सेकंड बाद अंडे के छिलके में कंपन के साथ एक दरार दिखाई दी। इसके तुरंत बाद अंडे के छिलके से घोर काली लपटें फूट पड़ी। दुनिया का रंग फीका पड़ गया और दिन का उजाला रात में बदल गया। सारी रोशनी काली लपटों में समा गई। भयानक आग के गोले बरसने लगे, जमीन पर गिरते ही वे चटकने की आवाज करने लगे। वह भूमि पल भर में आग के सागर में बदल गई। धिक्कार है, लिन मोयू ने हैरानी से कहा। क्या ये वाकई 68वें स्तर का राक्षस है? स्तर 70 से ऊपर वाले भी इतने भयावह नहीं होते। लिन मोयू ने इससे पहले भी 70वें स्तर के ड्रैगन जनजाति के योद्धाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उनमें से कई को मार गिराया था। लेकिन ड्रैगन जनजाति के उन योद्धाओं में से कोई भी इस 2 बार पुनर्जन्म लेने वाले प्राचीन फीनिक्स जितना भयानक नहीं था। लिन मोयू को लगा कि ये घोर काली लपटें ड्रैगन जनजाति के योद्धाओं को भी जलाकर मार सकती हैं। उसके मन में एक विचार आया, यह मुख्य क्षेत्र किस प्रकार का स्थान है? खासकर यह बॉस, ये तो बहुत ही असामान्य है। आग के गोले लगातार बरसते रहे और धरती आग के सागर में बदल गई। अंडे के छिलके का कंपन तेजी से बढ़ता गया और अंततः एक जोरदार गर्जना के साथ चकनाचूर हो गया, साथ ही आग का सागर और एक तीखी चीख भी सुनाई दी। काली लपटें ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी, लेकिन लिन मोयू अविचलित रही और उसने उस प्राचीन फीनिक्स पर अपनी निगाहें गड़ा दी जो अंडे के छिलके से बाहर निकल आया था। जैसे ही प्राचीन फीनिक्स अंडे के छिलके से बाहर निकला, लिन मोयू ने पहले ही अपनी कला का प्रयोग कर लिया था। कंकाल कवच को आग के काले सागर में जलकर राख होने देने के बावजूद लिन मोयू ने कोई ध्यान नहीं दिया और प्राचीन फीनिक्स पर हमला कर दिया। आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव था। कौशल, कंकाल कारागार। प्राचीन फीनिक्स एक बार फिर घनी सफेद हड्डियों से बंध गया था। हालांकि इस बार इस पर लकवे का असर नहीं हुआ, ये केवल एक क्षण के लिए अकड़ गया और फिर उग्र रूप से छटपटाने लगा, जिससे इसके शरीर को ढकने वाली सफेद हड्डियों पर कई दरारें दिखाई देने लगी। एक लालिमा सी चमकी और एक अभिशाप बरस पड़ा। इसी दौरान कंकालों ने हमला शुरू कर दिया। लाइटनिंग ऑरा सक्रिय हो गया और आकाश से अनगिनत बिजली की चमक गिरी। उसके शरीर पर मौलिक विस्फोट हुए और तीरों ने उसके मांस को भेद दिया। लिन मोयू ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए विषैले तारे के विस्फोट की क्षमता का प्रयोग किया। काली लपटों के बीच हरी रोशनी दिखाई दी, क्योंकि टॉक्सिक स्टार बर्स्ट इसे ठीक होने से प्रभावी ढंग से रोक सकता था। उसका बायां हाथ अग्नि से जगमगा उठा और आत्मा की ज्वाला प्राचीन फीनिक्स पर उतर आई। लिन मोयू ने खुद भी युद्ध में हिस्सा लिया और स्ट्रॉन्ग सोल्जर स्किल को छोड़कर अपनी सभी क्षमताओं का इस्तेमाल किया।
आत्मा ज्वाला ने प्राचीन फीनिक्स को असहनीय पीड़ा पहुंचाई, जिससे वह लगातार चीखने चिल्लाने लगा और भी हिंसक रूप से छटपटाने लगा। कंकाल बरसेरकर्स ने अपनी जान और दर्द की परवाह किए बिना प्राचीन फीनिक्स पर फिर से हमला कर दिया और अपनी कुल्हाड़ियों को घुमाते हुए ज्वाला की लपटों में जलने लगे। उनकी कुशलता की शक्ति से दमकती हुई कुल्हाड़ियों ने प्राचीन फीनिक्स की रक्षापंक्ति को चकनाचूर कर दिया। खून के छींटे पड़े और पंख गिरने लगे। मौलिक विस्फोटों की गड़गड़ाहट हुई और नवजन्मित प्राचीन फीनिक्स एक बार फिर बुरी तरह घायल हो गया। ऐसा नहीं था कि वह सेना पर्याप्त मजबूत नहीं थी, बात सिर्फ इतनी थी कि मरे हुओं की सेना अधिक शक्तिशाली थी और लिन मोयू के साधन कहीं अधिक दुर्जय थे। उसका संघर्ष कमजोर होता गया और उसकी चीखें धीमी होती गईं। बस इतना ही होना चाहिए। लिन मोयू आग के सागर में खड़ा था, उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं। अचानक आग का सागर प्राचीन फीनिक्स की ओर बढ़ने लगा। पलक झपकते ही दुनिया सामान्य हो गई और सारी ज्वालाएं प्राचीन फीनिक्स के शरीर में समा गईं। ये फिर से आ रहा है। लिन मोयू को रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। बिना सोचे समझे वह मुड़ा और भाग गया। उसी समय सभी कंकाल तितर बितर हो गए और अधिकतम गति से पीछे हटने लगे। वे अभी 1000 मीटर ही उड़े थे कि एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद एक और भी भयावह मशरूम के आकार का बादल ऊपर उठने लगा। उस झटके से कंकालनुमा कवच चकनाचूर हो गया और लिन मोयू के शरीर पर जोरदार प्रहार हुआ। कंकालों पर दरारें दिखाई देने लगी और यह हमला पिछले 2 हमलों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और भयावह था। लिन मोयू अवाक रह गई। सौभाग्य से उसने 8000 कंकाल बरसेरकर्स को वापस बुला लिया था ताकि वे क्षति को अवशोषित करने के लिए मांस की ढाल के रूप में कार्य कर सकें। अन्यथा इस बार मरे हुओं की सेना का पूरी तरह से सफाया हो गया होता। तीसरी बार, जैसा कि कहावत है, चीजें हद से ज्यादा आगे नहीं बढ़नी चाहिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप चौथी या 5वीं बार कोशिश करेंगे। विस्फोट की लहर शांत होने के बाद लिन मोयू गुस्से से भरे चेहरे के साथ वापस उड़ गई। ये गड्ढा और भी बड़ा हो गया था, जिसका व्यास 3000 मीटर तक पहुंच गया था। 200 मीटर से अधिक गहरा। आग का सागर उबल रहा था और लिन मोयू बिना किसी झिझक के सीधे उसमें कूद पड़ी। एक बार फिर उसने एक अंडा देखा, प्राचीन फीनिक्स का अंडा। प्राचीन फीनिक्स प्लॉट स्तरीय बॉस। स्तर 69। स्थिति अंतिम पुनर्जन्म प्रगति पर है, वर्तमान में अजेय। इसका जल स्तर फिर से बढ़ गया था। अंतिम पुनर्जन्म। ये जानकारी मिलने पर लिन मोयू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह आखिरी बार होना चाहिए। जैसे ही वह मरे हुओं की सेना को बुलाने वाला था, प्राचीन फीनिक्स को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी में आकाश में एक विकृति दिखाई दी और एक विशाल पंजा प्रकट हुआ। पंजा गड्ढे में पहुंचा और पुनर्जन्म लेने वाले प्राचीन फीनिक्स के अंडे को पकड़ लिया। इसे छीनने की कोशिश कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। बेशक लिन मोयू पकी हुई बत्तख को उड़ने नहीं देगी। वह इसे पहले ही 3 बार मार चुका था और खुद भी 3 बार धमाके में मारा जा चुका था। वह इसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? कौशल कंकाल कारागार। विशाल पंजे पर सफेद हड्डियां उगाईं, जिससे वह क्षण भर के लिए रुक गया, लेकिन फिर कंकाल का पिंजरा चकनाचूर हो गया। तत्वों के विस्फोट और तीर पंजे पर बरसते रहे, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ कंकालनुमा बर्बरों ने उस पर हमला किया, लेकिन उन्हें खदेड़ दिया गया। स्केलेटन बरसेरकर्स हवा में ही चकनाचूर हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 437। अध्याय 437। 437। अध्याय 437। ठोस अग्नि देव सार रक्त। महज एक टक्कर से ही वह बिखर कर नष्ट हो गया। लिन मोयू की प्रतिभा का उस पर कोई असर नहीं हुआ। इस विशाल पंजे का मालिक बेहद खौफनाक था। लिन मोयू ने विशाल पंजे के आकार को देखा और अचानक उसके मन में कुछ विचार आया। उसने तुरंत सभी कंकालों को हमला रोकने का आदेश दिया। वह बस देखता रहा जब वह प्राचीन फीनिक्स का अंडा ले गया। लिन मोयू बहुत परेशान नहीं थी, बस थोड़ी हैरान थी। इसने वास्तव में हस्तक्षेप किया। क्यों? यह इतना शक्तिशाली है, यह इतने तुच्छ मामले में हस्तक्षेप क्यों करेगा? आग धीरे धीरे बुझ गई, जिससे 200 मीटर से अधिक गहरा और 3000 मीटर से अधिक व्यास वाला एक गड्ढा रह गया। मु शियान दौड़कर वापस आए और उत्साह से चिल्लाते हुए बोली, कैसा रहा? क्या तुमने उसे मार डाला? लिन मोयू ने अपना सिर हिलाया।
उसे मारा गया था या नहीं, ये निर्धारित करना आसान था, बस ये जांच ले कि अनुभव अंक प्राप्त हुए थे या नहीं। पूछने की कोई जरूरत नहीं थी। लिन मोयू ने कारण पर विचार किया, लेकिन उसे समझ नहीं आया। वह बाद में पूछने के अलावा और इंतजार नहीं कर सकता था। लिन मोयू के गंभीर चेहरे को देखकर मू शियान शियान ने उत्तर का अनुमान लगा लिया और आगे कुछ नहीं पूछा। वह गड्ढे के किनारे तक गई और नीचे की ओर देखा। आग की लपटों से झुलसा हुआ गड्ढा दर्पण से भी अधिक चिकना था। गड्ढे के तल में कुछ लपटें अभी भी जल रही थीं, लेकिन वे काली नहीं थीं। वे लाल बैंगनी रंग की ज्वालाएं थीं। क्योंकि वे काली ज्वालाएं नहीं थीं, इसलिए उनका प्राचीन फीनिक्स से कोई लेना देना नहीं था। अरे, आग में कुछ है। मू शियान शियान की दृष्टि अच्छी थी और उसने आग की लपटों में कुछ देखा। लिन मोयू ने ऊपर से गड्ढे में झांका और उसे और भी स्पष्ट रूप से देखा। लपटें चमकीले लाल रंग की थीं, और बैंगनी रंग लपटों का नहीं बल्कि किसी भीतर मौजूद चीज का था। ये किसी क्रिस्टल की तरह लग रहा था, जो आग की लपटों में टिमटिमा रहा था, बहुत ही सुंदर। कंकालनुमा कवच से ढकी लिन मोयू नीचे उड़ी और गड्ढे की तलहटी में लगी लपटों में जा घुसी। तभी लिन मोयू को एहसास हुआ कि जमीन के आर पार दिखाई देने वाली ज्वालाएं वास्तविक थीं। जमीन के नीचे सचमुच आग का सागर था। यह आग की दुनिया थी, जो धधकती लपटों से भरी हुई थी। ज्वालाओं का तापमान बहुत अधिक था, जिससे काफी नुकसान हुआ, जो प्राचीन फीनिक्स की काली ज्वालाओं के समान था। आग की लपटों में खड़े होकर लिन मोयू को लगातार अपने कंकाल कवच की मरम्मत करनी पड़ती थी। लेवल 60 से ऊपर के अन्य पेशेवर यहां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि आग का ये सागर कितने वर्षों से जल रहा है। क्या प्राचीन फीनिक्स का जन्म अग्नि के इस सागर में हुआ होगा? लेकिन इस अग्नि सागर का स्रोत क्या है? लिन मोयू ने अग्नि सागर में खोजबीन करते हुए विचारमग्न होकर बैंगनी प्रकाश को शीघ्र ही खोज लिया। यह एक क्रिस्टल जैसी वस्तु थी, जिसका आकार प्रिज्म जैसा था। लिन मोयू ने उसे पकड़ा और उसके भीतर की झुलसा देने वाली गर्मी और अपार ऊर्जा को महसूस किया। उसने अपनी जासूसी क्षमता का इस्तेमाल उस पर किया। जमा हुआ अग्निदेव का सार रक्त, हजारों वर्षों तक जलने के बाद अग्निदेव के सार रक्त से निर्मित पौराणिक पदार्थ। लिन मोयू ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि यह वस्तु ठोस अग्निदेव के सार का रक्त थी। एक देवता का शरीर खजानों से भरा होता है। चाहे वह सार तत्व, रक्त हो या हड्डियां, उनका बहुत महत्व है। पशु देवता के सार के रक्त की एक बूंद ने लगभग निंग ताइरान को अपनी पोती को बेचने पर मजबूर कर दिया था। अब अग्नि देवता के सार का ये ठोस रक्त, जो एक पौराणिक पदार्थ था, निस्संदेह मूल्यवान था। ठोस अग्नि देव सार रक्त को धारण किए हुए लिन मोयू अग्नि सागर से बाहर निकली और उस दिशा की ओर देखा जहां प्राचीन फीनिक्स पहली बार गिरी थी। ऐसा लगता है कि इसने पुनर्जन्म के लिए यूं ही कोई जगह नहीं चुनी, बल्कि विशेष रूप से अग्नि देवता के सार वाले रक्त से युक्त स्थान को चुना। इसे अवश्य ही पता होगा कि अग्नि देवता के सार का रक्त इसके लिए उपयोगी है, इसलिए इसने जानबूझकर यहाँ एक बड़ा गड्ढा बनाया, जिससे जमीन फट गई। इसका पुनर्जन्म और उन्नयन अग्नि देवता के सार तत्व के रक्त से संबंधित होना चाहिए। क्या अग्नि सागर के नीचे अग्नि देवता के सार का और अधिक रक्त हो सकता है? कुछ देर सोचने के बाद लिन मोयू ने मू शियान शियान से कहा, यहीं रुको और कहीं मत जाओ। ठीक है। मू शियान शियान ने आज्ञाकारी भाव से सहमति जताते हुए वादा किया कि वह कहीं नहीं जाएगी। लिन मोयू ने अपनी रक्षा के लिए तैनात मरे हुए सैनिकों की सेना को छोड़कर अकेले ही भूमिगत अग्नि सागर में प्रवेश किया। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में स्वतः मरम्मत की क्षमता है। इस गड्ढे की मरम्मत संभवतः शीघ्र ही हो जाएगी। मुझे मरम्मत पूरी होने से पहले वापस आना होगा। लिन मोयू ने मरे हुए सैनिकों की सेना को गड्ढे पर नजर रखने और किसी भी बदलाव की सूचना उसे देने का निर्देश दिया। उसने अग्निदेव के सार के और अधिक ठोस रक्त की खोज में अग्नि सागर को खोजना शुरू कर दिया। पौराणिक सामग्रियां दुर्लभ होती हैं, और वह इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। ठोस अग्निदेव सार का रक्त एक विशेष बैंगनी रंग के रूप में दिखाई देता है। ये चमकीला और सुंदर है, जिससे इसे ढूंढना आसान हो जाता है। लिन मोयू ने अनुमान लगाया कि अग्नि के सागर का निर्माण अग्नि देवता ने किया होगा। शायद अतीत में कुछ ऐसा घटित हुआ हो, जिसके कारण अग्नि देवता का रक्त बहकर यहाँ गिरा हो। क्या अग्नि देवता की मृत्यु हो गई या वे सो गए? देवताओं को आसानी से नहीं मारा जा सकता। ऐतिहासिक अभिलेखों से पता चलता है कि कई देवता जो मृत प्रतीत होते थे, वास्तव में केवल सो रहे थे।
जब सही समय आएगा तब वे जाग उठेंगे। लिन मोयू को जल्द ही अग्नि देवता के सार के रक्त का एक और ठोस टुकड़ा मिला। यह पिछली रचना से छोटा था, लेकिन फिर भी इसमें अपार प्रचंड ऊर्जा समाहित थी। लिन मोयू को इसके भीतर अग्नि तत्वों का सार महसूस हो रहा था। अग्नि देवता अग्नि के देवता के रूप में अग्नि तत्वों पर सर्वोच्च अधिकार रखते थे। इसके मूल रक्त में स्वाभाविक रूप से अत्यधिक अग्नि तत्व मौजूद थे। जमीन के नीचे आग का सागर विशाल था। लिन मोयू अपने बिजली की तरह तेज पंखों से उसमें से उड़ता हुआ निकला, लेकिन उसने ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं की। अगर बाहर निकलने का रास्ता गायब हो गया तो वह अंदर ही फंस जाएगा। उन्होंने जमीन की कठोरता का परीक्षण किया और पाया कि यह बेहद कठोर है। न तो वह और न ही मरे हुओं की सेना इसे भेद सकी। आधे घंटे बाद निकास द्वार की रखवाली कर रहे कंकालों ने एक संदेश भेजा। निकास मार्ग बदल रहा था। लिन मोयू तुरंत पूरी गति से वापस लौट आए। प्राचीन युद्ध क्षेत्र स्वतः ही ठीक हो रहा था और गड्ढा धीरे धीरे बंद हो रहा था। लिन मोयू जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से पीछे की ओर उड़ गया और आग के सागर से लेप्टो के विस्फोट के साथ बाहर निकल आया। आधे घंटे में उसे अग्नि देवता के सार के रक्त के 10 ठोस टुकड़े मिले। हालांकि वे आकार में भिन्न थे, लेकिन प्रत्येक एक पौराणिक सामग्री थी। पौराणिक सामग्रियां अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान होती हैं। कुछ ही क्षणों बाद आग के सागर का प्रवेश द्वार पूरी तरह से गायब हो गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य विशाल हाथ ने जमीन को समतल कर दिया हो। वह विशाल गड्ढा भी धीरे धीरे भर रहा था। पूरी तरह से ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मु शियान ने धीरे से पूछा, अभी अभी वो चीज क्या थी? लिन मोयू ने उदारतापूर्वक उसे एक टुकड़ा देते हुए इशारा किया कि वह खुद देख ले। मु शियान ने उसे लिया और अचानक बोली, कितना सुंदर है। उसकी जांच करने के बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। यह अग्नि देवता का सार तत्व वाला रक्त है। लिन मोयू उत्सुक थी, क्या आप अग्नि देवता के सार रक्त के बारे में जानते हैं? मु शियान ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं करती। तो फिर आपको इतनी हैरानी क्यों हुई? लिन मोयू को यह और भी अजीब लगा। म्यू जियानजियान की प्रतिक्रिया असामान्य लग रही थी। बहन येयू ने पहले भी इसका जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि देवताओं से जुड़ी कोई भी चीज बहुत कीमती और जादुई होती है। मु शियान ने ईमानदारी से जवाब दिया। लिन मोयू को लगा कि जियालान येयू को इसके बारे में पता होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। आखिरकार वह जियालान गिल्ड की सबसे बड़ी बेटी थी, जो दिव्य ग्रीष्म साम्राज्य के शीर्ष गिल्डों में से एक थी और कई वर्षों से अस्तित्व में थी। देवताओं के बारे में कुछ जानना सामान्य बात थी। मु शियान ने कुछ देर तक उसे देखा और फिर लिन मोयू को लौटा दिया। हालांकि यह एक पौराणिक पदार्थ था, मु शियान के लिए ये साधारण पदार्थों से अलग नहीं था। उसे इसकी कोई इच्छा नहीं थी। जमे हुए अग्नि देवता के सार के रक्त को पकड़े हुए लिन मोयू के मन में एक विचार आया, क्या मैं इसका उपयोग करके एक एलिमेंटल लिच को बुला सकती हूँ? जब उसके मन में यह विचार आया तो उसने इसे आजमाने का फैसला किया। कौशल, एलिमेंटल लिच को बुलाना। बूम! आग का एक स्तंभ आसमान को चीरता हुआ ऊपर उठा। पलक झपकते ही आसपास का इलाका आग के सागर में बदल गया। मु शियान चौंककर चीख पड़ी और कुछ कदम पीछे हट गई। यहां तक कि लिन मोयू भी बेहद हैरान थी। जिस क्षण अग्नि स्तंभ ऊपर उठा, उसने एक देव स्तरीय प्राणी की आभा का अनुभव किया। यह मानव देव स्तरीय विशेषज्ञों की आभा से भिन्न था और दानव राजाओं की आभा से भी भिन्न था। लेकिन लिन मोयू को पूरा यकीन था कि वह एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ के बराबर थी। इसके अलावा अग्नि स्तंभ उस दृश्य से काफी मिलता जुलता था जो उसने अपनी क्षमता जागृत होने पर देखा था। उसे रोमांच का अनुभव हुआ। वह सोचने लगा कि क्या उसने किसी देवता स्तरीय एलिमेंटल लिच को बुला लिया है। आधा इंसान के आकार का एक लिच आग की लेप्टो से बाहर निकला, जो अभी भी कुछ हद तक प्यारा था लेकिन अधिक राजसी लग रहा था। इसकी आभा अत्यंत अस्थिर थी। ईश्वरीय स्तर की आभा में उतार चढ़ाव आ रहा था और वह अव्यवस्थित हो रही थी। विशाल अग्नि तत्व नियंत्रण खोने लगे थे। धिक्कार है, ये फटने वाला है। लिन मोयू ने तुरंत उसे बहुत दूर उड़ जाने का आदेश दिया। ज्वाला लिच पूरी गति से उड़ गया और 10 किलोमीटर दूर एक जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी। आकाश में एक विशाल आग का गोला दिखाई दिया। उसमें विस्फोट हो गया। यह विस्फोट अत्यंत शक्तिशाली था, यहां तक कि प्राचीन फीनिक्स के पुनर्जन्म के विस्फोट से भी अधिक भयावह था। अजीब बात है, ये फटा क्यों?
लिन मोयू को समझ नहीं आया। फिर एक ज्वाला लिचाक के गोले से बाहर निकला और लिन मोयू के पास लौट आया। ये बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा अग्नि क्रिस्टल से बुलाया गया था। जांच करने पर पता चला कि उनके गुण और आभा भी एक समान थे। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 438। अध्याय 438। 438। अध्याय 438। ये जंगली जानवर वह जंगली जानवर नहीं है। लिन मोयू ने पूरी यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर विचार किया। अंततः उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इसका कारण कौशल स्तर का पर्याप्त उच्च न होना और उपयोग की गई सामग्री का बहुत उन्नत होना था, न कि केवल पौराणिक सामग्री होना। ठोस अग्नि देव के सार के रक्त में एक देवता की शक्ति समाहित थी। उसकी कौशल क्षमता इसे संभाल नहीं पाए। एक लेवल 50 स्किल शायद केवल प्लेटिनम ग्रेड सामग्री का ही उपयोग कर पाए। केवल 70वें स्तर और उससे ऊपर के स्तर पर ही पौराणिक सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता था। हालांकि लिन मोयू ने एक और तरीका सोचा। वह अग्नि देवता के रक्त के ठोस रूप का उपयोग करके ज्वाला लिच को बुला सकता था और फिर उससे शत्रु पर आत्मा विनाशकारी हमला करवा सकता था। दिव्य शक्ति से युक्त ये हमला अत्यंत शक्तिशाली होता। यह उनकी विस्फोटक शक्ति की कमी की कुछ हद तक भरपाई भी कर सकता है। तुम क्या सोच रहे हो? मु शियान ने गौर किया कि लिन मोयू काफी देर से चुप था। हालांकि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ संकेत झलक रहे थे। कुछ खास नहीं। लिन मोयू ने सीधे तौर पर उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। यह देखकर मु शियान ने आगे कुछ नहीं पूछा। वह सरल स्वभाव की थी और जानती थी कि बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। लिन मोयू ने कुछ भी नहीं छिपाया। अगर वह समझा भी देता तो भी वह नहीं समझ पाती। कौशल का उपयोग करते समय उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म भावनाओं को केवल वही व्यक्ति जान सकता है जो उन्हें अनुभव कर रहा हो। अंतिम परिणामों को संयोजित करके और उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण करके उन्होंने उत्तर खोज निकाला। प्रत्येक कौशल का उपयोग करने पर अलग अलग अनुभूति होती थी। अधिकांश पेशेवर कौशल को केवल उपयोग के स्तर पर ही समझते थे। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे उनका इस्तेमाल किया। ये बात न केवल उच्च स्तरीय पेशेवरों के लिए बल्कि कुछ शीर्ष स्तर के और यहां तक कि विशिष्ट पेशेवरों के लिए भी सच थी। उनमें से कुछ ही वास्तव में अपने कौशल की बारीकियों को समझते थे। लिन मोयू अब उस स्तर पर थी जहां वह न केवल कौशल का उपयोग करना जानती थी बल्कि उनके अंतर्निहित सिद्धांतों को भी समझना चाहती थी। उनका उपयोग करना ही काफी नहीं था, वह उनकी उत्पत्ति के बारे में जानना चाहता था। अनजाने में ही लिन मोयू एक व्यापक मार्ग पर चल रही थी। दोनों ने 2 दिन और पैदल यात्रा की और हजारों किलोमीटर की दूरी तय की। उनके पैरों के नीचे की जमीन फिर से बदल गई। अब वह पारदर्शी नहीं थी और उसमें जलती हुई लपटें भी नहीं थीं। लिन मोयू को पता था कि वे प्राचीन फीनिक्स के क्षेत्र से बाहर निकल चुके हैं। इन 2 दिनों में उनका सामना किसी भी राक्षस से नहीं हुआ था। अपनी दबंग उपस्थिति के साथ प्राचीन फीनिक्स अपने क्षेत्र में किसी भी राक्षस को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देता था। उसके क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद ही उन्हें अन्य राक्षस दिखाई दिए। राक्षसों को देखकर लिन मोयू रुक गई। उसने तुरंत ही मरे हुए लोगों की सेना को हमला करने का आदेश नहीं दिया, बल्कि दूर से ही स्थिति का जायजा लिया। मु शियान ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? लिन मोयू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह तत्परता की स्थिति में आ गई। यह देखकर मु शियान भी घबरा गई। सामने दिख रहा राक्षस बाघ जैसा लग रहा था, लेकिन उसका शरीर हिरण जैसा था, जो घने फर से ढका हुआ था और उसकी एक लंबी पूंछ थी। मु शियान ने पूछा, क्या ये राक्षस बहुत शक्तिशाली है? जंगली जानवर, लिन मोयू ने बुदबुदाया। सामने खड़ा राक्षस बिल्कुल उन जंगली जानवरों जैसा दिखता था जिन्हें उसने निर्जन शून्य में देखा था। प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जंगली जानवर क्यों मौजूद थे? कुछ देर अवलोकन करने के बाद लिन मोयू को अंततः कुछ अंतर दिखाई दिए। हालांकि वे दिखने में 90% समान थे, फिर भी उनमें कुछ सूक्ष्म अंतर थे। नौकरी बदलने के दौरान उसने जंगली जानवरों को केवल कुछ समय के लिए ही देखा था। जंगली जानवरों में एक अनोखी क्रूरता होती है, लेकिन सामने मौजूद राक्षस में स्पष्ट रूप से इसकी कमी थी। मु शियान ने अपना सिर झुकाया। क्या जंगली जानवर बहुत शक्तिशाली होते हैं? उसने जंगली जानवरों के बारे में नहीं सुना था और उसे निर्जन शून्य के बारे में भी पता नहीं था। सरल शब्दों में कहें तो जंगली जानवर बहुत शक्तिशाली नहीं थे, बस बहुत परेशानी पैदा करने वाले थे।
केवल घायल होने की उनकी विशेषता, जिसके कारण वे मारे नहीं जाते थे, उन्हें लगभग अजेय बना देती थी। वास्तव में शक्तिशाली तो जंगली जानवरों के राजा थे, जिनसे बाय युवान जैसी व्यक्ति भी बचना पसंद करती थी। क्या ये सिर्फ दिखने में समान हो सकता है? लिन मोयू ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और अपनी उंगली से इशारा किया। युद्ध क्षेत्र का जंगली जानवर बॉस स्तर का राक्षस। स्तर 68। शक्ति 150,000। फुर्ती 150,000। मानसिक 50,000। संविधान 150,000। कौशल फ्लैश इंपैक्ट। विशेषताएं तेजी से ठीक होना, बढ़ी हुई जीवन शक्ति। इन गुणों को देखकर लिन मोयू को राहत महसूस हुई। सबसे पहले वह इसके गुणों को देख सकता था, जिसका मतलब था कि यह वास्तव में एक जंगली जानवर नहीं था। सच्चे जंगली जानवरों में अदृश्य गुण होते थे। इसका नाम बैटलफील्ड वाइल्ड बीस्ट था, जो जंगली जानवरों से किसी संबंध का संकेत देता है। लिन मोयू फिलहाल सटीक संबंध का पता नहीं लगा पाई, लेकिन जब तक वह सचमुच का जंगली जानवर नहीं था, तब तक लिन मोयू ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, भले ही वह लेवल 68 का बॉस ही क्यों न हो। उसकी पहचान करने की क्षमता ने युद्ध क्षेत्र के जंगली जानवर को चौंका दिया और उसने लिन मोयू पर हमला कर दिया। लिन मोयू ने साथ ही मरे हुए सैनिकों की सेना को युद्ध में शामिल होने का आदेश दिया। एक जोरदार दहाड़ के साथ बैटलफील्ड वाइल्ड बीस्ट पर मौलिक विस्फोट हुए। सैकड़ों कंकाल जादूगरों ने एक साथ हमला किया, जिससे ये लगभग तुरंत ही घायल हो गया। इसकी रक्षा प्रणाली प्राचीन फीनिक्स की तुलना में स्पष्ट रूप से कमजोर थी। लिन मोयू ने उंगली उठाकर वृद्धावस्था का अभिशाप डाला। युद्ध क्षेत्र का जंगली जानवर तुरंत धीमा हो गया। उसका शरीर हल्का सा चमक उठा, जिससे उसकी क्षमता सक्रिय हो गई। ये कई बार चमका और पल भर में गायब हो गया। 0.1 सेकंड बाद, ये कंकाल जादूगरों के सामने फिर से प्रकट हुआ और उनसे बुरी तरह टकरा गया। कई कंकाल जादूगर हवा में उड़ गए। कौशल फ्लैश इंपैक्ट। लिन मोयू इस हमले की शक्ति को महसूस कर सकती थी। व्यापक संपर्क क्षमता के बिना कंकाल जादूगरों की पल भर में मौत हो सकती थी। आखिरकार ये लेवल 68 का बॉस था, जिसे कम नहीं आंका जा सकता था। यह अपनी कुशलता का लगातार उपयोग करता रहा, अप्रत्याशित रूप से प्रकट होता और गायब होता रहा। कंकाल जादूगरों द्वारा किए गए मौलिक विस्फोट उस पर सटीक रूप से निशाना नहीं लगा पाते थे और अक्सर चूक जाते थे। स्केलेटन बरसेरकाज उसका पीछा नहीं कर पाए। केवल स्केलेटन आर्चर्स का सोल लॉक ही इसे सटीक रूप से ट्रैक कर सकता था और हर बार निशाना साध सकता था। शाप के कारण उसकी चाल धीमी हो गई, लेकिन उसके कौशल पर कोई असर नहीं पड़ा। यह अपनी क्षमताओं का लगातार उपयोग करता रहा। इस क्षण इसके सारे गुण पूरी तरह से प्रकट हो गए। बढ़ी हुई जीवन शक्ति वाले बॉस के रूप में इसकी जीवन शक्ति एक लॉर्ड स्तरीय बॉस के बराबर थी। इसकी तेजी से ठीक होने की क्षमता स्पष्ट थी। चोट लगने के बाद यह जल्दी ठीक हो जाता था। लिन मोयू को जिस बात ने आश्चर्यचकित किया, वह ये थी कि उसकी फ्लैश इंपैक्ट स्किल का कोई कूलडाउन नहीं था, और ऐसा लगता था कि इसे अनिश्चित काल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी वजह से यह अप्रत्याशित हो जाता था और हमेशा अनपेक्षित स्थानों पर दिखाई देता था। ये कैसा अजीबोगरीब राक्षस है, लिन मोयू ने शांत भाव से कहा और कंकाल तीरंदाजों का उपयोग करके युद्ध क्षेत्र के जंगली जानवर पर निशाना साधा। कौशल कंकाल कारागार। युद्ध क्षेत्र का जंगली जानवर तुरंत घनी सफेद हड्डियों से ढक गया। हड्डियों ने एक जाल की तरह उसे कसकर फंसा लिया। अगले ही पल उस पर एक बार फिर मौलिक विस्फोट हुए। मु शियान ने किनारे से खुशी जताते हुए कहा, अब ये हिल नहीं सकता है ना। स्केलेटन बरसेरकाज आ गए और उन्होंने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। स्केलेटन बरसेरकर्स के कौशल सबसे शक्तिशाली थे, जिससे बैटलफील्ड वाइल्ड बीस्ट को काफी नुकसान पहुंचा। लेकिन इसकी ठीक होने की क्षमता बहुत अधिक थी। चोट लगने के बाद यह जल्दी ठीक हो जाता था। एक हरी बत्ती फट गई। टॉक्सिक स्टार बर्स्ट ने बैटलफील्ड वाइल्ड बीस्ट को हरा कर दिया। विष कौशल की विशेषता ने युद्ध क्षेत्र के जंगली जानवर के तेजी से ठीक होने की क्षमता को दबा दिया। अपनी क्षमताओं और पुनर्प्राप्ति गुणों के दब जाने के कारण युद्ध क्षेत्र का जंगली जानवर शक्तिहीन हो गया था। मु शियान ने आतिशबाजी करने का मौका पाकर इसका फायदा उठाया। लिन मोयू ने हमले में शामिल होने के लिए और अधिक कंकालों को बुलाया। महज 1 मिनट में बैटलफील्ड वाइल्ड बीस्ट गिर गया। युद्ध क्षेत्र में जंगली जानवर को मारा। अनुभव जोड़ 2,70,000। जंगली जानवर का खंजर प्राप्त हुआ।
जंगली जानवर की हड्डी प्राप्त हुई। संग्रह कौशल के माध्यम से जंगली जानवर का खंजर प्राप्त किया। संग्रह कौशल के माध्यम से जंगली जानवर की हड्डी प्राप्त की। वाइल्ड बीस्ट डैगर असैसिन एक्सक्लूसिव प्लेटिनम ग्रेड हथियार, सभी विशेषताएं जोड़ 2800। कौशल फ्लैश। फ्लैश 10 मीटर की सीमा के भीतर तुरंत गति की अनुमति देता है, लगातार 10 बार उपयोग किया जा सकता है, फिर कूलडाउन में चला जाता है। कूलडाउन 5 मिनट। जंगली जानवर की हड्डी प्लेटिनम श्रेणी की सामग्री जिसमें पुनर्प्राप्ति गुण होते हैं, इसका उपयोग हथियार और उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता है। कलेक्शन स्किल के माध्यम से प्राप्त वाइल्ड बीस्ट डैगर में अभी भी वह स्किल मौजूद नहीं थी, लेकिन लिन मोयू की नज़र में ये जंगली जानवर का खंजर एक उत्कृष्ट हथियार था। इसमें प्लेटिनम ग्रेड हथियार के लिए शीर्ष स्तर की विशेषताएं और कौशल बोनस थे, साथ ही एक शक्तिशाली कौशल भी था। फ्लैश स्किल ने हथियारों को और भी अधिक मायावी बना दिया, जिससे उन्हें हमलों से बचने और अपनी चपलता का पूरा उपयोग करने की अनुमति मिली। लिन मोयू को अब हत्यारे के पेशे की अच्छी समझ हो गई थी और वह जानती थी कि यह हथियार कितना मूल्यवान था। वाइल्ड बीस्ट बोन भी एक शक्तिशाली प्लेटिनम ग्रेड सामग्री थी। जंगली जानवर की हड्डी को पकड़े हुए लिन मोयू ने सोचा, क्या इसका इस्तेमाल किसी एलिमेंटल लिच को बुलाने के लिए किया जा सकता है? आओ कोशिश करते हैं। एक बार यह विचार मन में आया तो वह इसे दबा नहीं सका। उसके हाथ में एक धूसर सफेद रोशनी प्रकट हुई, जो धीरे धीरे तीव्र होती गई। लिन मोयू मुस्कुराई और बोली, ये वाकई काम करता है। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 439। अध्याय 439। 439 अध्याय 439 नया मौलिक लिच अमर आभा। लिन मोयू भी इसे आजमाना चाहती थी। एक तात्विक लिच को बुलाने के लिए तात्विक गुणों वाली सामग्रियों की आवश्यकता होती है। जानवरों की हड्डियों के गुणों को देखकर यह पता नहीं चल पाता था कि उनमें कौन सा तत्व मौजूद है। हालांकि इसमें स्वयं की मरम्मत करने की क्षमता थी, इसलिए लिन मोयू को सहज रूप से लगा कि यह किसी अन्य प्रकार का तत्व हो सकता है। दुनिया में हजारों हजारों तत्व हैं, न कि केवल आग, हवा और प्रकाश जैसे सामान्य तत्व। कुछ सामान्य तत्वों के अलावा कई ऐसे दुर्लभ तत्व भी हैं जिनके बारे में पहले कभी सुना नहीं गया है। कुछ भी खोने को नहीं था, इसलिए कोशिश करके देखने की मानसिकता के साथ उसने समन एलिमेंटल लिच स्किल का इस्तेमाल किया। उस कौशल की रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई। एलिमेंटल लिच के 6 स्लॉट पहले से ही भरे हुए थे, इसलिए यदि वह एक नए एलिमेंटल लिच को बुलाना चाहता था तो उसे उनमें से एक को बदलना होगा। लिन मोयू ने इस बारे में सोचा और लाइट लिच को बदलने का फैसला किया। फिलहाल लाइट लिच का उपयोग सबसे कम प्रतीत होता है, क्योंकि यह केवल रसातल राक्षसों के खिलाफ ही प्रभावी है। इसके अलावा उसके पास अभी भी 3 प्रकाश क्रिस्टल मौजूद थे। भविष्य में अगर उसे लाइट लिच की जरूरत भी पड़ी तो वह उसे कभी भी वापस बुला सकता था। धूसर सफेद रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई, एक ऐसी रोशनी जो लिन मोयू ने पहले कभी नहीं देखी थी, बहुत ही विचित्र। यह आंखों को चुभने वाला नहीं लगता था, चाहे रोशनी कितनी भी तेज क्यों न हो, यह बहुत ही कोमल थी। उसके भीतर से एक पूरी तरह से भूरे सफेद रंग का मौलिक लिच बाहर निकल आया। प्लेटिनम स्तरीय एलिमेंटल लिच। स्तर 50। शक्ति 90,000। फुर्ती 90,000। आत्मा 90,000। शारीरिक बनावट 90,000। कौशल अमर आभा। अमर आभा। मृत सेना के सभी सदस्य पहली बार घातक प्रहार प्राप्त करने पर भी नहीं मरेंगे। यह आभा उनकी जीवन शक्ति का 50% पुनर्स्थापित कर देगी। आभा का कूलडाउन समय 24 घंटे। उस आभा के गुण को देखकर लिन मोयू मन ही मन थोड़ा चौंक गया। इस आभा के अस्तित्व से उसकी मरे हुओं की सेना बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। भले ही प्राचीन फीनिक्स रेवन के विस्फोटक हमले ने ही मरे हुए लोगों की सेना को विनाशकारी झटका दिया हो, फिर भी मरे हुए लोगों की सेना जीवित रहने में सक्षम होगी। इस तरह सुरक्षा में काफी वृद्धि होगी। जब तक मरे हुओं की सेना नहीं मरती, तब तक वह खुद भी नहीं मरेगा। जब तक कि उसका सामना किसी ऐसे अस्तित्व से ना हो जाए जो उसकी जन्मजात प्रतिभा को नजरअंदाज कर सके, अन्यथा वो बहुत सुरक्षित होता। इस बार लिच को बदलना बिल्कुल सही था। उन्होंने अस्थायी रूप से अनुपयोगी लाइट लिच को अनडाइंग लिच से बदल दिया, जो एक बहुत बड़ा लाभ था। इसके माध्यम से लिन मोयू ने अपने इस अनुमान की भी पुष्टि की कि तथाकथित मौलिक पदार्थ केवल हवा, आग, प्रकाश आदि ही नहीं है, बल्कि कुछ विशेष मौलिक पदार्थ भी हैं।
यदि भविष्य में उसे ऐसी सामग्री मिलती है तो वह उन्हें भी आजमा सकता है। पूरे 8 दिनों तक दोनों ने 10,000 किलोमीटर की बेहद लंबी दूरी तय की। रास्ते में उन्होंने कई राक्षसों को मार गिराया और कई बड़े दुश्मनों का सामना किया। दुर्भाग्यवश उनका सामना उस युद्ध क्षेत्र के राक्षस से दोबारा नहीं हुआ। अन्यथा लिन मुयु को और अधिक पशु हड्डियां मिल सकती थी। वे दोनों केंद्र के और करीब आते गए। वे पहले से ही आकाश में प्रकाश के स्तंभों को उठते, अभिसरित होते और बिखरते हुए देख सकते थे, जो प्रकाश की पट्टियां बना रहे थे जो दूर की ओर उड़ रही थी और पूरे प्राचीन युद्ध क्षेत्र को घेर रही थी। प्रकाश के स्तंभों का स्थान लिन मुयु का लक्ष्य था, जो ऊपरी अंतरिक्ष का केंद्र था। भूमि में फिर से परिवर्तन आया। सतह अब चिकनी नहीं रही, बल्कि दरारों से भरी हुई थी, और जमीन से काले पत्थर बाहर निकले हुए थे, जिससे गड्ढेदार सतह पर चलना मुश्किल हो रहा था। जब लिन मोयू ने उस पर कदम रखा, तो उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, मानो ये सिर्फ टूटे हुए पत्थर न हो। उसने कंकाल बरसेरकर को जमीन पर प्रहार करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करने का प्रयास करने को कहा। जमीन को जरा भी नुकसान नहीं हुआ था, वह अविश्वसनीय रूप से सख्त थी। लिन मोयू ने दूर तक देखा और वहीं रुक गया। मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। वह हवा में ऊपर उड़ गया और उसने देखा कि ये काले टूटे हुए पत्थर दूर तक घनी रूप से फैले हुए थे, जिनका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। वह भूमि पूरी तरह शांत थी, वहां एक भी राक्षस नहीं था। रंग बिरंगी रोशनी बरस रही थी, लेकिन वह जमीन में समा गई। पूरी भूमि ऐसी लग रही थी मानो युद्ध में झुलस गई हो, काली पड़ गई हो। लिन मोयू जितना अधिक देखता गया, उसे उतना ही अजीब लगने लगा। ये टूटे हुए पत्थर उभरे हुए रूप में किसी विशेष पैटर्न में व्यवस्थित प्रतीत होते थे। वह और ऊपर उड़ने लगा, और धीरे धीरे उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। ये टूटे हुए पत्थर किसी जीव के शरीर पर मौजूद शल्कों की तरह थे। मू जियांझेन लिन मोयू के लौटने का इंतजार कर रही थी और उसने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या हुआ? लिन मोयू ने धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक से बता नहीं सकती, लेकिन मुझे बस ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। मू जियांझेन को लिन मोयू जैसी भावना नहीं थी, उन्हें केवल इतना महसूस हो रहा था कि रास्ता चलना मुश्किल हो गया है, और अगर सावधानी न बरती जाए तो आसानी से ठोकर खाकर दरारों में गिर सकते हैं। हालांकि चूंकि लिन मोयू ने कहा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए कोई न कोई समस्या जरूर होगी, बस वह ये नहीं देख पा रही थी कि वह क्या है। सावधान रहो। लिन मोयू ने मरे हुए सैनिकों की सेना को फैलाकर सतर्क रहने का आदेश दिया। वे पूरे दिन तक झुलसी हुई काली जमीन पर चलते रहे, लेकिन फिर भी अंत तक नहीं पहुंच पाए। वे प्रकाश के स्तंभों की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए दिशा गलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन चाहे वे कितनी भी दूर चले जाएं, ऐसा लगता था कि वे कभी भी अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्रकाश के स्तंभों में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था, वे अभी भी पहले की तरह ही दूर थे। इस समय लिन मोयू के पास आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अचानक हवा का एक झोंका आया। हवा बहुत ही डरावनी लग रही थी, जिससे लिन मोयू की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। आकाश से बड़ी संख्या में प्रकाश के कण बरसने लगे, हवा में विलीन हो गए और लिन मोयू और मू जियांझेन के पास से बहते हुए निकल गए। वे दोनों पल भर में अपने मूल स्थान से गायब हो गए। कुछ ही सेकंड के टेलीपोर्टेशन के बाद लिन मोयू ने खुद को जीवंत रंगों की दुनिया में पाया। यहां हर जगह आसमान की ओर सीधे ऊपर उठती हुई प्रकाश की किरणें दिखाई दे रही थी। इस आकाश में रंग बिरंगी प्रकाश की किरणें एकत्रित हुई और बिखर गईं। केंद्र। लिन मोयू को पता था कि वह मुख्य क्षेत्र के केंद्र में पहुंच गया है। वह यहां कैसे पहुंचा, इस सवाल का जवाब सोचने की उसे जरूरत नहीं थी। उसे चुपचाप यहां लाने में सक्षम एकमात्र साधन यही होना चाहिए। मू जियांझेन ठीक उसके बगल में लेटी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश हो गई हो। इसमें कोई शक नहीं कि यह भी उसी का किया धरा था। यह दूसरी बार था जब इसने मू जियांझेन को बेहोश कर दिया था, जिससे लिन मोयू को आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपने अस्तित्व के बारे में बहुत से लोगों को बताना नहीं चाहता था, या शायद उसे लगा कि बहुत कम लोग उससे बातचीत करने के योग्य हैं। उसके कार्यों और शब्दों से ही अहंकार झलक रहा था। लिन मोयू ने अपना सिर उठाया और उसे देखा। इसका आकार इतना विशाल था कि जमीन पर पड़ा हुआ यह एक छोटे पहाड़ जैसा दिखता था। लिन मोयू का अनुमान था कि अगर यह खड़ा हो जाए तो इसकी ऊंचाई 100 मीटर से अधिक या उससे भी अधिक हो सकती है। जमीन पर पंखों की एक विशाल जोड़ी पड़ी थी, जिसका व्यास मापना असंभव था।
उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और उसने आलस से अपनी पलकें उठाकर लिन मोयू की ओर देखा। आखिरकार तुम आ ही गए, इतनी देर क्यों लगा दी? एक भारी आवाज उसके कानों में गूंजी। लिन मोयू ने धीमी आवाज में कहा, इतना लंबा समय नहीं लगा। अत्यंत शक्तिशाली होने के बावजूद लिन मोयू ने कभी भी अधीनता का भाव नहीं दिखाया। इसमें आगे कहा गया, आपकी लेवल बढ़ाने की गति बहुत धीमी है, आपको लेवल 50 तक पहुंचने में ही इतना समय लग गया। कुछ मामलों की वजह से मुझे देरी हो गई, लिन मोयू ने सच बताया। हे, भले ही तुम्हारा स्तर थोड़ा कम है, फिर भी तुम्हारी युद्ध क्षमता अच्छी है, उसने आगे कहा। लिटिल ब्लैक, बाहर आओ। एक तीखी चीख के साथ काले लिप्टों से घिरा एक छोटा पक्षी कौवा उसके नीचे से उड़कर निकला। लिन मोयू की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसे यकीन था कि यह प्राचीन फीनिक्स कौवा की था। केवल उसी के पास प्राचीन फीनिक्स रेवन को उसकी पकड़ से जबरदस्ती छुड़ाने की क्षमता थी। प्राचीन फीनिक्स कौवा ने लिन मोयू की ओर चीख मारी, उसके शरीर पर काली लपटें भयंकर रूप से भड़क उठी। ये स्पष्ट रूप से लिन मोयू के प्रति द्वेष रखता था क्योंकि उसने लगभग उसे मार ही डाला था। छोटे काले, चुप रहो, उसने एक वाक्य कहा, और प्राचीन फीनिक्स कौवा तुरंत चुप हो गया। लिन मोयू ने उसे देखा और पूछा, क्या ये तुम्हारा पालतू जानवर है? उसकी आवाज अभी भी सुस्त थी, कमोबेश, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी मुझे जरूरत है। लिन मोयू ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि यह उस वस्तु का जिक्र कर रहा है जिसे जियांग यी ने उसे लाने के लिए कहा था। उसने जियांग यी द्वारा दिया गया डिब्बा निकाला और उसमें से छोटा मनका निकाल लिया। जैसे ही उसने मनका निकाला, उसमें तुरंत उत्तेजना के लक्षण दिखाई देने लगे। जियांग यी ने सचमुच कर दिखाया। उसने मेरे लिए ये हासिल कर लिया। एक जोरदार हंसी फूट पड़ी जिससे प्रकाश के खंभे हिल गए और आकाश में विकृतियां उत्पन्न हो गईं। पूरी जमीन बुरी तरह हिल गई और उसमें कई दरारें पड़ गईं। लिन मोयू का दिल थोड़ा डगमगा गया, उसने इसे पहले कभी इतना उत्साहित नहीं देखा था। कुछ देर हंसने के बाद आखिरकार वह शांत हो गया और खुशी भरे लहजे में बोला, मैं इस चीज का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसने अपना मुंह खोला और एक शक्तिशाली चूषण बल उत्पन्न हुआ, जिसने तुरंत ही मनके को अपनी ओर खींच लिया। लिन मोयू ने विरोध नहीं किया और मनके को उसमें समाहित होने दिया। मोती को निगलने के बाद उसने एक लंबी सांस छोड़ी, मानो वह बेहद संतुष्ट प्रतीत हो रहा हो। ठीक है, चूंकि जियांग यी ने अपना वादा पूरा कर दिया है, तो मैं भी स्वाभाविक रूप से अपना वादा निभाऊंगा। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 440। अध्याय 440। 440। अध्याय 440। बेहतर होगा कि आप अपनी कमियों को स्पष्ट रूप से बता दें। लिन मोयू को तो ये भी नहीं पता था कि जियांग यी और उसके बीच क्या समझौता हुआ था। उसने जियांग यी के अनुरोध के अनुसार वह सामान पहले ही पहुंचा दिया था। इसके बाद क्या हुआ, इससे उसका कोई लेना देना नहीं था, और दूसरे पक्ष की ताकत को देखते हुए वह चाहकर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। वह अपना वादा निभाएगा या नहीं, यह उसकी अंतरात्मा पर निर्भर करता है। मोती को निगलने के बाद उसकी निगाह लिन मोयू की ओर थोड़ी बदल गई। अब तुम्हें मेरा नाम जानने का अधिकार है। लिन मोयू समझ गया और उसने धीरे से अपनी उंगली हिलाकर एक पता लगाने वाला मंत्र पढ़ा। अर्थ ड्रैगन एंटारेस विश्व स्तरीय बॉस। स्तर 100। ताकत, फुर्ती, मानसिक, संविधान, कौशल, लक्षण, नाम और स्तर को छोड़कर बाकी सभी जानकारी संदिग्ध थी। लिन मोयू पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। अर्थ ड्रैगन एंटारेस, एक विश्व स्तरीय बॉस जिसके बारे में पहले कभी सुना नहीं गया। यह उसके पास मौजूद सभी ज्ञान से कहीं आगे निकल चुका था। इसका स्तर 100 तक था। इस समय लिन मोयू को इस बात पर भी संदेह होने लगा कि क्या ये स्तर जानबूझकर दिखाया गया था। लिन मोयू के वर्तमान हावभाव को देखकर अंटारेस बहुत संतुष्ट हुआ और फिर हंसते हुए बोला, क्या तुम बहुत हैरान हो? तुम्हें सम्मानित महसूस करना चाहिए, बहुत कम लोग मेरा नाम जानते हैं। वास्तव में मानव जाति के इतिहास में इस नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र असंख्य वर्षों से अस्तित्व में था। इसका यह भी अर्थ था कि एंटारेस का अस्तित्व असंख्य वर्षों से था। इतनी लंबी आयु होना अपने आप में एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। मानव जाति के ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ भी बहुत पहले समय की नदी में दफन हो चुके थे। लेकिन दूसरा पक्ष अस्तित्व में बना रह सकता है। इसकी शक्ति पहले ही सीमा पार कर चुकी थी।
काफी हंसने के बाद एंटारेस ने लिन मोयू की ओर मुड़कर कहा, छोटे, अब मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। मुझसे सौदा करने के योग्य बहुत कम लोग हैं। तुम्हारी मानव जाति के हजारों वर्षों में ऐसे लोगों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। मेरा यकीन मानिए, मेरे साथ सौदा करने पर आपको पछतावा नहीं होगा। लिन मोयू ने पूछा, किस तरह का सौदा? कृपया मुझे बताएं। एंटारेस ने कहा, प्राचीन युद्ध क्षेत्र के निचले हिस्से में एक जगह है जिसे थंडर बरियल कैन्यन कहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ और अंदर से कुछ लेकर आओ। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, आकाश से अनगिनत तारे गिरने लगे, जिससे हवा में एक जीवंत चित्र बन गया। तस्वीर में थंडर बरियल कैन्यन का भूभाग और निचले इलाके में उसकी स्थिति दिखाई गई थी। थंडर बरियल कैन्यन के सबसे गहरे हिस्से में एक विशाल क्रिस्टल था। तस्वीर से पता चलता है कि क्रिस्टल कम से कम 10 मीटर ऊंचा था और घाटी के साथ एकीकृत था। एंटारेस ने कहा, जब तुम थंडर बरियल कैन्यन पहुंचो, तो इस क्रिस्टल को ढूंढो, फिर इस पर यह चीज गिराओ, और क्रिस्टल के अंदर जो कुछ भी है उसे वापस ले आओ। जैसे ही उसने बात की, एंटारेस की उंगली से चमकीले लाल रंग के अजगर के खून की एक बूंद उड़कर लिन मोयू के हाथ में जा गिरी। ड्रैगन का खून मुट्ठी के आकार का था, अर्ध ठोस अवस्था में था, न तो फैल रहा था और न ही टूट रहा था। इसे किसी कंटेनर की आवश्यकता नहीं थी और इसे सीधे भंडारण स्थान में रखा जा सकता था। लिन मोयू जानती थी कि यह काम आसान नहीं होगा, कम से कम उतना आसान तो बिल्कुल नहीं जितना एंटारेस ने कहा था। तुम खुद क्यों नहीं चले जाते? लिन मोयू के मन में यह बात थी कि एंटारेस की ताकत के साथ थंडर बरियल कैन्यन जाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। एंटारेस ने चिढ़कर कहा, मेरे न जाने के अपने कारण हैं। लिन मोयू ने आगे कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, लेकिन मैं तो अभी सिर्फ लेवल 50 पर हूँ। निचले स्तर पर जाने के लिए मुझे कम से कम लेवल 70 पर होना चाहिए। आपको शायद थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। एंटारेस ने सिर हिलाते हुए कहा, जल्दी नहीं है। बस यह मत भूलना कि तुम कब जा सकते हो। लेकिन याद रखना, थंडर बरियल कैन्यन में 80वें स्तर से ऊपर प्रवेश न करना ही बेहतर है, वरना परेशानी हो सकती है। लिन मोयू ने पूछा, क्या अंदर बहुत खतरा है? एंटारेस ने धीरे से कहा, कुछ खतरा तो है, लेकिन आपके लिए सब ठीक होना चाहिए। चाहिए। ये शब्द बहुत अस्पष्ट था, जिससे लिन मोयू असहज महसूस कर रही थी और उसे इसके शब्दों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। एंटारेस ने आगे पूछा, क्या आप इस सौदे को स्वीकार करते हैं? लिन मोयू ने कंधे उचकाते हुए कहा, अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? अंटारेस ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि तुमने इनकार किया, तो मैं तुम्हें यहां से भेज दूंगा और इस घटना की तुम्हारी स्मृति मिटा दूंगा। और तुम फिर कभी यहां कदम नहीं रख पाओगे। उसने मुंह शियान की ओर एक नजर डाली। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी समुद्री डाकू के जहाज पर हूं। लिन मोयू ने मन ही मन सोचा, उसे एंटारेस की बातें समझ आ गई थी। अगर उसने इनकार किया तो उसे भगा दिया जाएगा। अपनी स्मृति मिटाकर, लिन मोयू को इसमें कोई संदेह नहीं था कि एंटारेस ऐसा कर सकता है। मुंह शियान की बात करे तो वह वहां से जा नहीं पाएगी। एंटारेस की एक नजर ने ही इसका अर्थ स्पष्ट कर दिया। लिन मोयू ने पूछा, क्या आपको डर नहीं है कि सहमत होने के बाद मैं नहीं जाऊंगी? अंटारेस हंसा, मानो बहुत खुश हो, जब आपको मेरी शर्तें पता चलेंगी, तो आप जरूर मान जाएंगे। मेरे सौदे निष्पक्ष और न्यायसंगत हैं। उसके आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर लिन मोयू ने कहा, ठीक है, मैं सौदा स्वीकार करती हूँ। उसके पास मुंह शियान को नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लिन मोयू की सहमति सुनकर एंटारेस दिल खोलकर हंसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको इसके लाभ बताता हूँ। मैं तुम्हें पौराणिक उपकरणों का एक सेट दूंगा। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे यह नहीं चाहिए। एंटारेस दंग रह गया, क्या मैंने गलत सुना? आप इसे नहीं चाहते? यह एक पौराणिक उपकरण है, जो आपकी मानव जाति में बहुत दुर्लभ है। लिन मोयू ने कहा, मेरा पेशा खास है, मेरे लिए कोई भी उपकरण बेकार है। लिन मोयू को देखते हुए एंटारेस की अजगर जैसी आंखें चौड़ी हो गईं। लिन मोयू के नेक्रोमेंसर लॉर्ड पेशे को इससे छिपाया नहीं जा सका। नेक्रोमेंसर लॉर्ड, ऐसा पेशा मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या यह आपकी मानव जाति का कोई नया पेशा है? उपकरणों को अस्वीकार करना कितना अजीब पेशा है। मुझे सोचने दो, मैं तुम्हें और क्या दे सकता हूँ। एंटारेस ने बुदबुदाया। इसने पहले कभी ऐसा पेशा नहीं देखा था जो उपकरणों को अस्वीकार करता हो।
कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, तुम लेवल 50 पर हो, है ना? मैं तुम्हें एक खूंखार अजगर का दिल दे सकता हूं और उसे खाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं, जिससे तुम्हारे सभी गुण 20,000 बढ़ जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि बुनियादी गुणों को 20,000 तक बढ़ाने का क्या मतलब होता है। भविष्य में हर बार जब आप लेवल अप करेंगे, तो आपके गुण दूसरों की तुलना में अधिक बढ़ेंगे। जब आप तीसरे स्तर पर पहुंचेंगे, तो पेशे के अपग्रेड होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। एंटारेस ने आत्मविश्वास से बात की, क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई भी पेशेवर व्यक्ति इस प्रलोभन को अस्वीकार नहीं कर सकता। बेशक दिल के मांस का एक टुकड़ा काफी नहीं है। सौदा पूरा होने के बाद मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। लिन मोयू को फिर से सिर हिलाते देख उसने पूछा, अब क्या हुआ? लिन मोयू ने कहा, मैंने इसे अपने दूसरे परिवर्तन के दौरान पहले ही खा लिया है। एंटारेस ने लिन मोयू को सूंघा और कहा, तुमने सचमुच इसे खा लिया है। तुम में खूंखार अजगर की गंध आ रही है। खूंखार अजगर के दिमाग का क्या होगा? लिन मोयू ने कहा, मेरे शिक्षक इसे मेरे लिए ले आएंगे। तुम्हारा शिक्षक, मानव जाति का ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ। खूंखार अजगर से निपटना आसान नहीं है, तुम्हारा शिक्षक शायद इसे समझ न पाए। एंटारेस को मानो आखिरी उम्मीद थी। लिन मोयू ने कहा, मेरे 3 गुरु हैं, सभी ईश्वर तुल्य हैं। आप उनमें से एक से मिले हैं और आपने कहा था कि वह बहुत कमजोर थे। एंटारेस तुरंत समझ गया कि लिन मोयू किसके बारे में बात कर रहा है और बोला, सचमुच उसमें कुछ योग्यताएं हैं। अगर तीनों उसके स्तर के हों, तो शायद वे खूंखार अजगर को मार गिरा सकें। मुझे दोबारा सोचने दीजिए, मैं आपको और क्या दे सकता हूं? मानव पेशेवरों के लिए उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे और हर कोई अच्छे उपकरणों की तलाश में रहता था। इसलिए एंटारेस ने शुरू में चारा के रूप में उपकरण पेश किए। उसका मानना था कि कोई भी पौराणिक उपकरणों के एक सेट को अस्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन इसका सामना लिन मोयू से हुआ, जो एक अपवाद था। उपकरण काम नहीं कर रहा था, इसलिए इसमें बुनियादी सुविधाएं ही उपलब्ध थीं। खुद को मजबूत बनाना मजबूत उपकरण रखने से बेहतर था और बुनियादी गुणों को बढ़ाना हर पेशेवर का सपना होता था। लेकिन लिन मोयू को इसकी भी जरूरत नहीं थी। एंटारेस परेशान था। चूंकि यह एक सौदा था, इसलिए उसे बराबर मूल्य की कोई चीज देनी ही थी। एलिमेंटल गॉड स्टोन। यह तीसरे परिवर्तन के दौरान पेशे के उन्नयन की संभावना को बढ़ा सकता है। लिन मोयू ने एक एलिमेंटल गॉड स्टोन निकाला और कहा, यह मेरे पास है। टैलेंट गॉड स्टोन के बारे में क्या ख्याल है? लिन मोयू ने एक टैलेंट गॉड स्टोन निकाला और कहा, मेरे पास भी यह है। अंतारेस ने कई वस्तुओं का जिक्र किया, लेकिन लिन मोयू को या तो उनकी जरूरत नहीं थी या वे पहले से ही उसके पास थी। वह हताश होकर जमीन पर आलस से लेटा हुआ था और भी ज्यादा उदास दिख रहा था। तुम्हें यह बताना चाहिए कि तुम में क्या कमी है। संपर्क सेवा की शर्तें।